हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इज माय वॉइस वीडियो क्लियर? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। लक्ष्य कुमार, जय हिंद। लक्ष्य, लक्ष्य यार नाम बढ़िया है तुम्हारा। लक्ष्य कुमार, लवजीत, प्रिंस ठाकुर साहब, जय हिंद। ख्वाहिश, ओके, अथर्व साहब, जय हिंद। अदिति, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। रिमझिम, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है? नए वर्ष की बधाई हो आपको सबको भी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, बढ़िया, सही बात है। क्या किया तुमने हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर? वॉट यू विल डिड इन योर हैप्पी न्यू ईयर? 31 के दिन तुमने क्या किया और कल तुमने क्या किया? दोनों दिन का बताओ, है ना। चलो, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वॉइस वीडियो क्लियर है? ओके, ग्लो कर रहा हूं मैं? नहीं यार, ग्लो कहां से। ओके, वॉइस वीडियो क्लियर है? चलिए, वॉइस एंड वॉल्यूम इज क्लियर। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मूवी देखी? बहुत बढ़िया, मूवी देखी, चलो बहुत अच्छा। बिल्कुल, भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन किया, स्टडी करी, वर्शिप करी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी चीज है करी। जय हिंद, बहुत अच्छे। क्या किया है लक्ष्य ने? हॉलीडे, हॉलीडे मूवी देखी? अरे बहुत बड़ी। मॉडर्न हिस्ट्री करी? अरे यार, मॉडर्न हिस्ट्री तो आज मैं स्टार्ट करवाऊंगा। ओके, क्रिकेट देखा, टेंपल गए थे, चलो अच्छी चीजें करी है, मैं मानता हूँ कि यू डिड। 21 मूवी देखी, बहुत अच्छे। मतलब तुमने साल की शुरुआत अच्छे तरीके से करी है ना, चलो बहुत बढ़िया। रिवीजन क्या एंजॉय करा, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही मुस्कुराते रहो तुम लोग, हंसते रहो ऐसी। लाइफ में बहुत तकलीफें हैं, मैं जानता हूँ, तकलीफें कम नहीं अपनी, बहुत तकलीफें लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्माइल। है ना, वो जरूरी है। थोड़ा सा हंसका, हंसना, मुस्कुराना भी जरूरी होता है। बिना से मुस्कुराए कुछ हो पाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। सो जस्ट स्माइल और प्रॉब्लम्स को फेस करो हंसते हंसते, है ना। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां मना लेनी चाहिए, जब भी छोटी छोटी चीजें मिले उसको एंजॉय करो। छोटी छोटी खुशियां लाइफ की जरूरी होती कई बार। अपने आप को अंदर से अच्छा फील करवाना समटाइम्स इट्स बिकेम इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करें। जय जैन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। चलिए चलिए स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है बच्चा? ओके, चलिए स्टार्ट करें। मैथ्स के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए। चलिए चलिए स्टार्ट करें अब। हाँ चलो, बहुत टाइम हो गया। देखो आज के अपन क्या करने वाले, आज से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने वाली है, पता है कि नहीं। हाँ जी, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मतलब मॉडर्न इतिहास जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, उसको अपन आज से शुरू करने वाले। तो आज से मान के चलो, आज से जितने भी लेक्चर हिस्ट्री के आएंगे ना, उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। जितने भी आएंगे, जितने भी पढ़ाऊंगा मैं। और मॉडर्न हिस्ट्री देखो, सवाल ज्यादा आते हैं, हम सब जानते हैं, और मैंने इसलिए जल्दी करवा दी, फटाफट मैंने तुम्हारा मिडावल कंप्लीट करवा के जल्दी से मॉडर्न पे आ गया हूँ। रीजन बिहाइंड कि मैं चाहता हूं कि अपन 2 बार रिवाइज कर ले पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैं देखो, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह ये रहा हूं कि अपन थोड़ा जल्दी करेंगे कंप्लीट। जल्दी इन सेंस कि अपन को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि तुमको समझ नहीं आएगा। मैं केवल ही चाह रहा हूं कि अपन थोड़ा जल्दी करेंगे और मॉडर्न को अपन 2 बार रिवाइज कर लेंगे। मतलब लास्ट के 3-4 लेक्चर में केवल मॉडर्न के रिवीजन में लगा दूंगा। ये मेरा मानना है, दैट इज द थिंग विच आई एम थिंकिंग अबाउट, कि यार मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कर लूं। क्योंकि मॉडर्न से सवाल ज्यादा आते हैं, तो मॉडर्न से जो सवाल ज्यादा आते हैं पीवाईक्यूज, वो तो अपन सब कर ही लेंगे, वो उसकी चिंता मत करो। पीवाईक्यू वीवाईक्यू सारी चीजें हो जाएगी। बट ये कि मॉडर्न से जो सवाल हमारे ज्यादा आते हैं ना, तो उसको अपन रिवाइज करके चीजों को वापस से रिकंटिन्यू करके अपन चीजों को सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलेगा ना? चलिए चलेगा। चलो टेस्ट ले लूंगा बेटा, पहले भी अपन स्टार्ट कर ले। नए साल में टेस्ट लेके मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, है ना। ओके, नए साल में टेस्ट लेके। वॉइस इंक्रीज है बेटा तुम्हारे यहाँ के, मोबाइल का वॉल्यूम तेज करो। वॉइस बढ़वाऊं? सौम्या को वॉइस लो लग रही है, रुको बढ़वा देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। वॉइस बढ़वाऊं? 1 मिनट दीजिए हमें, हम आपके वॉइस बढ़वा लेते हैं। 1 मिनट देना बेटा। ये बढ़ जाएगी वॉइस, 1 मिनट दो मुझे, कह दिया है वॉइस बढ़ाने के लिए। 1 मिनट देना बेटा, है ना। अभी क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर होगी? अभी बढ़ गई वॉइस? नाउ इट्स क्लियर? अभी आवाज हमारी तेज आ रही है, वॉइस अभी बढ़ गई, अभी क्लियर है वॉइस? अभी बताओ। अभी क्लियर है?
थोड़ी सी और बढ़ा ली, चलिए बहुत बढ़िया। अभी क्लियर है? अभी वॉइस बढ़ गई है? हाँ ना, चलो ठीक है। अरे वॉइस 400 तक करनी पड़ी, एटलीस्ट तुम फोन से कर सकते थे ना। चलो अभी क्लियर होगी वॉइस, वॉइस इंक्रीज हो गई, अभी क्लियर है? हाँ जी चलिए, चलो स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करते हैं सेशन के बारे में बात करना। और देखो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल सेशन से ज्यादा आते हैं। अपन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले, मॉडर्न इतिहास के बारे में बात करने वाले। और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है? अराइवल ऑफ यूरोपियन से। यूरोप के लोग भारत के अंदर आते हैं, शुरुआत वहां से होती है। भारत के अंदर आएंगे ना। देखो आज अपन जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले, चैप्टर का नाम क्या है? अराइवल ऑफ यूरोपियन। यूरोपियन के बारे में बात करें अपन, केवल अंग्रेजों के बारे में बात नहीं करते। अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन बात कर ले अराइवल ऑफ यूरोपियन। अब यूरोपियंस कौन होते हैं? एक बार मुझे जरा बता दो कि सर यूरोपियन कौन है? यूरोपियंस का भारत में आगमन। अब यूरोपियंस में आप देखेंगे कि भारत में केवल अंग्रेज यहां पर नहीं है, अंग्रेजों से पहले कई लोग हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, पोर्चुगीज भारत में आएंगे, डचेस आएंगे भारत के अंदर, फ्रांसीसी आएंगे, डेनिश भारत के अंदर आएंगे। तो भारत में केवल अंग्रेज नहीं, अंग्रेज से पहले भी बहुत सारे लोग भारत के अंदर आ चुके थे। उन सबके बारे में बात करना जरूरी है, बिकॉज सवाल वहां से आता है। और इन यूरोपियंस के बारे में बात करेंगे कि यूरोपियंस भारत में कैसे आए। और देखो कहानियां है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना मजेदार भी है। इतिहास को जानोगे भी सही। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर बता दूंगा कि दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब अराइवल ऑफ यूरोपियन के बारे में हम बात करें। यूरोप से सब लोग भारत के अंदर आना शुरू करते हैं, यही है जिसमें कई सारे कंपनीज भारत के अंदर आएगी। अब एक सवाल आता है जो बहुत बेसिक सा सवाल है, हम लोग सब जानते हैं कि साहब भारत के अंदर, आप इस मैप को आप देखो, दिस इज द मैप। और भारत में कई सारी कंपनीज आएगी। जैसे आप देखो, ये पोर्चुगीज कंपनी से, पुर्तगाल का झंडा है, पोर्चुगीज है यहाँ पर। ये फ्रांस का झंडा है, दिख रहा है फ्रांस का, ये फ्रांस का झंडा है। इधर देखो, इधर आप देखोगे तो इधर अगेन फ्रांस का, ये देखो अंग्रेजों का झंडा। तो कई सारी कंपनीज भारत के अंदर आएगी। ये डचेस का झंडा है। तो कई सारी कंपनीज भारत के अंदर आएगी। ये कंपनीज आ रही भारत के अंदर। कोई भी कंपनी भारत के अंदर क्यों आती है? सीधी सी बात है, भारत के अंदर कंपनी आएगी तो ये भारत के अंदर आएंगे व्यापार करने। दे केम इंडिया फॉर दी ट्रेड। ये ट्रेड करने भारत में आ रहे हैं। अपन सब जानते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी अगर भारत के अंदर आएगी तो दे आर कमिंग फॉर द ट्रेड। ये भारत में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आएंगे। अब बहुत सारे सवाल दिमाग में तुम्हारे आने चाहिए और इन सवालों का जवाब भी मैं तुमको दूंगा। पूरे इतिहास से बात करेंगे हम लोग। पहला सवाल कि भारत से ट्रेड ये क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है ट्रेड करने के लिए? दूसरी बात, सडनली इतने टाइम तक ये ट्रेड कर नहीं रहे थे, फिर एकदम क्या हुआ कि इन्होंने भारत से ट्रेड करना शुरू कर दिया। तीसरी बात, भारत में ट्रेड करने के लिए है क्या ऐसा? और इतनी सारी कंपनीज भारत को ही क्यों चुन रही ट्रेड करने के लिए? अरे पूरी दुनिया में जा सकती, और पूरी दुनिया के अंदर कंपनीज जाती भी है, पर भारत को ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे कि नहीं साहब भारत के साथ हमको ट्रेड करना है? अब देखो इसका जवाब छुपा है यूरोप के इतिहास के अंदर। यूरोप कौन सा एरिया? आप, मैं समझता हूं कि यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना। यूरोप कौन सा एरिया है? दैट इज द यूरोप। जानते हो कि नहीं यूरोप के बारे में? हाँ जी, ये अगर मैं मैप दिखूं आपको तो मेरे को बताओ यूरोप कौन सा एरिया? दैट इज यूरोप। देखो इसमें आप देखो, आपका स्पेन यहां पर आ गया, ये आपका हो गया पुर्तगाल यहां पर आ गया, ये फ्रांस यहां पर आ गया, ये आपका ऑस्ट्रिया यहां पर आ गया, है ना, ये ग्रीस आ गया, ये आपका इटली आ गई। ये सारी की सारी कंट्रीज यूरोप के अंदर आती। अब देखो होता ही है, आप सबने पुनर्जागरण के बारे में सुना है? रेनिसॉ के बारे में सुना है किसी ने? रेनिसॉ, पुनर्जागरण सुना है किसी ने? यूरोप के अंदर रेनिसॉ 11वीं 12वीं के अंदर कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग में याद होगा ना। पुनर्जागरण यूरोप के अंदर होता है। हाँ, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण, यूरोप के अंदर रेनिसॉ आता है। रेनिसॉ के अंदर क्या होता है? आप देखेंगे यूरोप के अंदर कई सारे पैरामीटर्स पे यूरोप आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, साइंस में बड़ी तरक्की कर लेते हैं लोग, लिटरेचर में करते हैं तरक्की, नेविगेशन के अंदर करेंगे। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? रास्ता ढूंढना, इसमें कहीं बड़ी तरक्की करते हैं। तो यूरोप में कई सारी पुनर्जागरण होता है। यूरोप का एक क्रांति होती है यूरोप के अंदर, लोग वहां पर पढ़ना लिखना शुरू हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बोले नहीं अब हम आगे बढ़ेंगे। ये चीजें यूरोप के अंदर होना शुरू हो जाती। अब पुनर्जागरण जब हुआ तो सुनना, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें यहां पर होती। जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप ने अपने लिए कई सारे दरवाजे खोल लिए थे। एग्जाम्पल की बात करें, यूरोप में साइंटिफिक बातें की जा रही, साइंस के बारे में लोग अब ज्यादा बात कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे यूरोप के अंदर। ये लोग जो है साइंस और इन्वेंशन के साथ नई नई चीजों के बारे में बात कर, लिटरेचर आ रहा है इनके यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यूरोप के जो लोग हैं उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। दे गॉट मनी, पैसा आ गया। पैसा क्यों आ रहा? पुनर्जागरण हो गया। अब सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं, लोग अपने हिसाब से जीना शुरू कर रहे हैं, अपने हिसाब से लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अब जब डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे इनके पास पैसा आना शुरू होता है। जब इंसान के पास पैसा आना शुरू होता है तो इंसान क्या करता है? तुम्हारे पास जब पैसा आएगा तो तुम क्या करोगे? तुम सीधी बात है, तुम बोलोगे सर मैं बुलेट खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, अरे कुछ तुम खरीदोगे, आईफोन लूंगा, वट एवर यू कैन डू। आप परचेस करना शुरू करते हो, आप खरीदना शुरू करते हो। मतलब सीधी सी बात की जाए तो आप लग्जरी चीजों को खरीदना शुरू करते हो। लग्जरी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी रेयर, बहुत रेयर है वो। लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? लोग आईफोन क्यों खरीदते? बहुत रेयर था वो, यार बहुत कम लोग यूज करते हैं इसलिए हम आईफोन खरीदेंगे। यही होता था ना कि रेयर चीज खरीदने की कोशिश हम लोग करते हैं। सेम चीज यूरोप के लोग भी करना शुरू करते हैं। पर ये सब करने से पहले तुम एक चीज को और करना शुरू करोगे। वो चीज क्या है? तुम सब बढ़िया खाना खाओ। अब तुम अच्छा खाना खाओगे,
पहले अगर तुम खा रहे थे कि यार नॉर्मल कुछ भी खाते थे तो अब तुम क्या बोलोगे, नहीं यार अब तो पैसा आ गया, पनीर वनीर खाएंगे, अब तो रोज पनीर बनेगा, कुछ भी हो जाए अब तो रोज पनीर बनाना है, ये दिमाग के अंदर आएगा। मतलब खाने पीने पे ज्यादा पैसा खर्चा करोगे, पार्टीज करोगे। अब होता है क्या कि यूरोप के जो लोग हैं उनको खाना पीना बड़ा पसंद है, बड़ा खाते। और ये लोग खाते क्या, दे जनरली ये देखोगे कि यूरोप के अंदर ये लोग मीट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आज भी आप देखोगे ना, वेजिटेरियन यूरोप के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, मीट ये लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। मीट, और रेड मीट कौन सा, रेड मीट, घोड़े का मांस खाएंगे ना, बीफ खाते हैं ये लोग, रेड मीट ज्यादा खाते हैं। अब मीट जब ये खाते हैं ना, तो इसके लिए मसाला ये लेकर आते हैं, और ये मसाला आता है भारत से, ये ध्यान रखना, ये मसाला भारत से आता है। और ये जो मसाला है ये मीट के स्वाद को दुगना कर देता है। बिल्कुल मीट मसाला, मसाला काली मिर्ची डाली, अब मीट बहुत टेस्टी लगना शुरू हो गया इनको, बढ़िया मजा आ रहा है, मीट मसाला वसाला बिल्कुल बहुत टेस्टी लग रहा है मीट इनको। और मीट क्यों लग रहा है, टेस्टी मसाले की वजह से। मसाला जो है, ये मसाला खरीदते हैं किससे, ये मसाला डायरेक्टली भारत से नहीं खरीद रहे यूरोप के लोग, खरीदते किससे, ही जो अरब के ट्रैवलर्स हैं ना, देखो बीच में अरब वाला एरिया आ गया, ये अरब के जो ट्रैवलर्स हैं, ये अरब के ट्रैवलर्स इनको मसाला बेचते हैं। अभी अरब के ट्रैवलर्स क्या दिमाग लगाते हैं, भारत से मसाला खरीदेंगे 10 रुपए में, और इनको बेचते हैं यहां पर ले जाते तकरीबन 1000 रुपए के अंदर। देखो इतना प्रॉफिट ये कमा रहे। अब ये बात इनको पता लगी कि अरे जो अरब के ट्रैवलर्स हैं तो भारत से मसाले खरीद के लाते हैं, अब भारत से मसाले खरीद के ला रहे हैं, और हमारे पास जब ये आते हैं तो अपना मसाला 10 का 1000 में बेच रहे हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना भारत के साथ हम डायरेक्टली एक सी रूट को ढूंढे, एक समुद्र का रास्ता हम ढूंढे डायरेक्टली भारत के साथ, और हम भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार करें। भारत के साथ देखो व्यापार करने के दो तरीके, एक तो लैंड रूट वाला है कि साहब यहां से आए, जमीन के जरिए आए और फिर भारत के अंदर जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये जो अरब के मर्चेंट से, बताओ क्या ये विदेशियों को अपने एरिया से गुजरने देंगे, नहीं गुजरने देंगे, मारेंगे पीटेंगे, इनको खत्म कर देंगे। ट्राई भी करा इन्होंने गुजरने का, बाद इनको गुजरने नहीं दिया। दूसरा रास्ता यहां पर क्या, दूसरा रास्ता यहां पर ये था कि यार इस तरीके से ये जो एरिया रेड सी होते हुए यहां से निकल के इधर से रास्ता बना ले, पर यहां से भी ये जो लोग हैं ये इनको पास होने नहीं देंगे। बोले भैया हम अपना व्यापार क्यों खराब करें। तो इनको ये था कि साहब भारत को घूम फिर के कहीं ना कहीं से घूम के भारत का रास्ता हमको ढूंढना पड़ेगा। दैट इज द रीजन की इनकी चाह है, ये इनके चाह है कि भारत के साथ व्यापार करना है। दैट इज द रीजन कि हमको यहां पर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आई बात समझ में। बाकी देखो बता दिया मैंने क्या हुआ, यूरोप के अंदर रेनिसो आ जाता है। भारत से क्या क्या खरीदते हैं, देखो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए एक तो मसाले हैं, ठीक है, प्रेशियस स्टोन ये परचेस करेंगे अपने से, अपने बहुत बढ़िया मिलते प्रेशियस स्टोन, स्पाइसेस मसाले हो गए, सिल्क और कैलिकॉस। कैलिकॉस क्या होता है, कैलिकॉस का मतलब है बेटा कॉटन फाइबर, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कैलिकोस बोल दिया तो कंफ्यूज मत होना। अपने यहाँ कॉटन का फाइबर बहुत बढ़िया मिलता है। अब देखो अमीर आदमी बढ़िया कपड़े पहनेगा, मैंने भारत का कॉटन पहना, इनके दिमाग में रहता है। अब इसीलिए भारत के साथ व्यापार करना है शुरू करते हैं, बिकॉज यूरोप के अंदर इनकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। अब ये यूरोप के अंदर डिमांड है और डिमांड पूरी होती नहीं, क्यों, बिकॉज अरब के जो मर्चेंट्स हैं वो बहुत थोड़ा बहुत सामान लेके आ पाते हैं और सामान काफी यहाँ पर महंगा मिलता है। अब इसी के साथ हमने यूरोप के अंदर हमने ऑलरेडी बात करी कि यूरोप के अंदर कई सारी चीजें हो रही है, रेनिसो आ चुका है साहब। यूरोप के अंदर क्या है, इन लोगों ने शिप बिल्डिंग, जहाज बढ़िया बनाना शुरू कर दी। साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे तो बहुत बढ़िया जहाज बनाते हैं, स्पेसिफिकली पोर्चुगाल वाले। इसके अलावा ये लोग नेविगेशन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, रास्ता ढूंढना, जहाज के द्वारा, या नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता ढूंढना। रास्ता ढूंढना समझते हो, हाँ जी, जहाज में रास्ता ढूंढना समझते हो ना, जहाज में रास्ता ढूंढना। हाँ, कैसे ढूंढते हैं जहाज में रास्ता, जहाज में आज के टाइम पर रास्ता ढूंढना काफी आसान है। इनमारसेट करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें पता लग जाता है कि तुम कहाँ हो, जीपीएस से कनेक्टेड होता है। पर कई बार इनमारसेट तुम्हारा काम नहीं करता है, इनमारसेट काम नहीं करता है तो तुम किस पे जाओगे, नेविगेट करने के दो तरीके आते हैं फिर, सेलेस्टियल और टेलेस्टियल नेविगेशन। सेलेस्टियल मतलब आसमान को देख के, ये चांद है, तारा, ये इस दिशा में चलो, इसको देख के फिर तुम जहाज की दिशा तय करते हो। और एक होता है टेलेस्टियल। टेलेस्टियल में आप क्या करते हो बेसिकली, कि जो समुद्र के अंदर नहीं रहता, कि समुद्र के अंदर से कोई पहाड़ निकल रहा है, वो दिख गया थोड़ा सा, समुद्र के अंदर यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम हो गया, उसको ध्यान में रख के तुम रास्ता ढूंढते हो, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो तो आजकल के जो नए नए नेविगेशन ऑफिसर जाते हैं उनके लिए तो चीजें बहुत आसान है। इनमारसेट है वो इतना बड़ा इक्विपमेंट होता है, जहाज पे लगा रहता है, वो बता देता है कि तुम इधर जा रहे हो, टू टू बेल बीप बजती रहती, जीपीएस जैसा होता है। नाविक का भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, पर वो कभी वो खराब हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे। तो इनको वो सेलेस्टियल टेलेस्टियल नेविगेशन आ गया था कि चांद तारे की दिशा के साथ जाना वाना, इनको यहाँ पर समझ में आ गया था। अब क्या होता है कि दो कंट्रीज इसमें सबसे आगे, कौन सी दो कंट्रीज, दो कंट्रीज इस काम में सबसे आगे अपने आप को बता दे कि साहब हम आगे जाएंगे, हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। और ये दो कंट्रीज आपस में लड़ाई भी कर रही। दो कंट्रीज कौन सी, एक है आपकी पुर्तगाल, ये पुर्तगाल देखो बिल्कुल यूरोप में कोने पर है, और एक है आपकी स्पेन। बोले साहब ये बोल रही है हम करेंगे साहब, भारत को खोजेंगे, हम दुनिया को खोजेंगे, हम दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि केवल भारत के रास्ता खोजना है इनको हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम पूरी दुनिया को खोजेंगे, जहां जहां हो सकता है हम जाएंगे। अब ये लड़ते भी आपस में, बोले नहीं इस जगह को हम खोजेंगे, इस जगह को हम खोजेंगे। अब क्या किया जाए,
अब होता ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि के बारे में बात करेंगे जिससे एग्जाम में सवाल एक बार बना था। अब क्या होता है कि जो दोनों कंट्रीज है ना, इन दोनों कंट्रीज के बीच ये एक संधि साइन करते हैं। क्या नाम है संधि का? इसे कहा जाएगा द ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलिसा। सुना है इसके बारे में? सुना है इसके बारे में? इसका नाम है द ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलिसा, है ना। टोर्डेसलिसास 1494 के अंदर संधि होगी स्पेन और पोर्चुगीज के बीच। संधि क्या है? दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और ये कहते हैं, इनके दिमाग में इल्यूजन है, क्या कहते हैं कि साहब दुनिया के अंदर जितना भी एरिया, सुनिएगा ध्यान से, कि दुनिया को इन लोगों ने क्या करा, पूरी दुनिया को इन्होंने पहले नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर डिवाइड कर लिया। क्या कि जो हमारे, ये कहते हैं कि साहब देखो यूरोप के अंदर ही क्रिश्चियनिटी है, बाकी जो पूरी दुनिया वहां क्रिश्चियनिटी नहीं है। तो पूरी दुनिया को उन्होंने पहले जो नॉन क्रिश्चियनिटी दुनिया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा और बोला कि जो स्पेन है ना, स्पेन वेस्ट वाले एरिया, जितना भी एरिया वेस्ट के अंदर आता है, जैसे स्पेन, ये यहां पर स्पेन है, स्पेन वेस्ट वाले एरियाज जितना भी आता है उनके साथ स्पेन व्यापार करेगा। मतलब वेस्ट वाली पूरी दुनिया के साथ व्यापार करने का अधिकार स्पेन होगा और ईस्ट में जितनी भी पूरी दुनिया होगी इंक्लूडिंग अफ्रीका, भारत, इससे व्यापार करने का अधिकार होगा पुर्तगाल को। ये चीज यहां पर तय की गई है। चलो, और इन्होंने क्या करा, मन से ही मन से इन्होंने, कुछ ऐसा नहीं है, मन से इन्होंने दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर लिया। क्या बोला, भैया ईस्ट में हम व्यापार करेंगे, ईस्ट में जहां जहां भी चीजें हमको मिली हम खोजने जाएंगे, भी अपने को नहीं पता कौन से शहर है क्या है, अपन खोजने जाएंगे। ईस्ट में जितने भी शहर, जितने भी देश अपने को मिले उससे व्यापार करने का अधिकार पुर्तगाल को होगा और लड़ेंगे नहीं अब अपन आपस में। और वेस्ट में तुम व्यापार करना है स्पेन। अब दोनों को बात जम गई और इसी तरीके से दुनिया की खोज की शुरुआत होती है। और आप देखेंगे कि जो एक आदमी है, इस आदमी का नाम थोड़ा सा फेमस है, मैं बता दूं, इसने काफी सपोर्ट किया इन भाई साहब ने। इनका भाई साहब का नाम था, ये पुर्तगाल के राजा है, इनका नाम हेनरी द प्रिंस, ये पुर्तगाल के राजा हेनरी द प्रिंस। ये बड़ा एडवेंचरस आदमी, एडवेंचरस, इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है नेविगेटर भी इसको बोलते हैं, बिकॉज इसको बहुत शौक है दुनिया घूमने का, दुनिया के नई नई खोज करवाने का। ये खूब पैसा वैसा देता है, खूब पैसा देता है, बहुत पैसा देता है कि तुम जाओ इतना पैसा लो, कई सारे व्यापारियों को पैसा देगा, कई सारे जो जहाज चलाने वाले उनको पैसा देके तुम जाओ दुनिया की खोज करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूं। बड़े बड़े जहाज इसने दिए, तो इसके कारण क्या है कि दुनिया के अंदर कई सारी खोजें संभव हो पाई थी। तो उसका नाम याद रखिएगा, हेनरी जो प्रिंस हेनरी, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, पुर्तगाल के यहां पर थे। अब क्या होता है, अब भैया भारत का रास्ता खोजना है। अब भारत का रास्ता खोजने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों ने ली है, पर हम शुरुआत करेंगे केवल दो लोगों से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है आपके मिस्टर डायस। डायस भाई साहब क्या करेंगे, 1487 की बात है। अब ये भारत को खोजने के लिए निकलते हैं। कहां से निकले साहब? पुर्तगाल से निकले, है ना। पुर्तगाल से साहब निकलेंगे, भारत को खोजने के लिए निकलेंगे। अब भारत को तो ये खोज नहीं पाए, बिकॉज भारत को खोजना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। पर धीरे धीरे ये पहुंच गए कहां पर, केप ऑफ गुड होप में। दिख रहा है ये एरिया, अफ्रीका के अंदर आता, दिख रहा है एरिया, ये कहां पर पहुंच गए, केप ऑफ गुड होप में पहुंच गए। तो क्या हुआ, इनको यहां से लेके, पुर्तगाल से लेके केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो इनके द्वारा पता लग गया। याद रखना, इस भाई साहब की वजह से यहां तक का रास्ता पता लगा। ये जाना चाहते हैं भारत पर, भारत पहुंच नहीं पाए बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए बिकॉज यहां तक का रास्ता थोड़ा आसान था, यहां पर पहुंच गए। इनको लगा भारत आ गए, पर वास्तविकता में भारत आए नहीं। इनको लगा कि ये भारत थे, इनको लगा सच में, बोला हम इंडिया आ गए। बोले फिर बता भैया इंडिया नहीं तुम अफ्रीका आ गए हो। बता इनको भैया इंडिया नहीं अफ्रीका आ गए, तुम मिस्टेक कर रहे हो, भारत तुम नहीं पहुंचे। अब इसके बाद जो आदमी है उसका नाम थोड़ा ज्यादा फेमस है और इनके बारे में बात करना हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि रियल कहानी शुरुआत आपकी यहीं से होगी। और याद रखना, एग्जाम में सवाल यहीं से आते हैं। इसके बाद जो आदमी भारत की खोज करेगा व्यापार के लिए, सारी पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बिल्कुल होड़ चल रही कि भारत हम पहुंचेंगे पहले, हम पहुंचेंगे पहले, हम पहुंचेंगे पहले। पर जो पहुंच पाता है आदमी, वो एक बहुत अच्छा नेविगेटर है, बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी सेंस कि इसके दिमाग में कि मेरे को केवल भारत ही पहुंचना है। इसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 के अंदर भारत के अंदर पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, इसके पीछे भी कहानी। अब देखो, वास्को डी गामा जानता है कि भारत के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान तो है नहीं कि भारत के अंदर मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा। बहुत मुश्किल काम है भारत के अंदर पहुंचना। अब इसको पता है कि देखो केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता मुझे पता है। अब इसने क्या करा, अपना जहाज निकाला और एक केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया। क्या पहुंच गया साहब, हाँ ना, यहां तक पहुंच गया। लिस्बन से निकला है, पुर्तगाल के लिस्बन से यहां से निकला साहब, और ये देखो यहां से केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होता है साहब, इसके बाद ये केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। अब टेंशन में कि भारत कैसे जाए, भारत कैसे जाए, भारत कैसे जाए, दिमाग लगा रहा है क्या करे क्या नहीं करे। तभी इसको दिखता है कि यार एक आदमी जो है वो अपने आप को इंडियन बता रहा है। बोले मैं इंडिया से आया हूं, मैं भारत से आया हूं। इस आदमी का नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद कौन था, एक गुजराती व्यापारी, और ये व्यापारी गुजरात से आता था व्यापार करने का केप ऑफ गुड होप में। अब वास्को डी गामा मिला इससे। एक दिन उस टाइम पर क्या बड़े बड़े से बियर बार होते थे, बियर बार समझते हो ना, तुमने पुरानी मूवीज के अंदर देखे होंगे ना, जहां पर सारे नेविगेटर्स आते थे, पीते थे ये वो। अब बड़ी बड़ी बातें व्यापारी कर रहा है अब्दुल माजिद, कह रहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वास्को डी गामा दिमाग वाला आदमी, उसके पास गया, बोले भाई साहब, अब्दुल माजिद भाई साहब, बोले हाँ
हम इंडिया ले चलेंगे। बोले आपको इंडिया क्यों जाना है? बोले व्यापार करेंगे इंडिया। हम केवल, आप हमको वहां तक का रास्ता बता दो, जो भी आपका खर्चा पानी होगा हम आपको यहाँ पर दे देंगे, आप केवल भारत तक का रास्ता बता दो। अब्दुल मजीद ने बोला अरे बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि दोस्ती कर ली साथ में, 2-3 पैक पिए भैया, दोस्त बन गए, दोनों दोस्त बने। दोस्त के लिए तो जान हाजिर, तो रास्ता पूछ रहा है। अब रास्ता पहुंचा और इस तरीके से इसने दिमाग लगाया कि जो गुजरात का जो व्यापारी था अब्दुल मजीद, इसने फाइनली फिर इसको बता दिया भारत का रास्ता। और भारत में पहली बार पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा। ईयर याद रखना बेटा, 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचता है। क्या 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा है? पहली बार भारत पहुंच रहा है। अब पहुंचा कहां पे? भारत में। कहां पहुंचा? भारत के अंदर वास्को डी गामा जिस जगह पर लैंड करता है ना, वो जगह कहां पर है? दैट इज कैलीकट। दिख रहा है? दिख रहा है? ये कैलीकट दिख रहा है? दिख रहा है यहां पर कैलीकट? कलकत्ता नहीं है, कलकत्ता तो इधर आ जाएगा। दैट इज कैलीकट। कैलीकट के अंदर वास्को डी गामा पहुंचा, दैट मींस केरला में पहुंचेगा। नोट करना, वास्को डी गामा ने लैंड कहां पर किया? कैलीकट में, केरला के अंदर। इसे आज आप कोंजीकोंडा के नाम से भी जानते हो। वास्को डी गामा यहां पर आता है, आया भैया। अब इसका जहाज, पोर्चुगीज के जहाज बहुत बड़े होते थे। पोर्चुगीज की खासियत, इनके जहाज बहुत ह्यूज हैं। अंग्रेजों के जहाज छोटे हैं, इनके जहाज बड़े ह्यूज होते थे और इनके जहाजों में तोपें लगी होती थी। अब पहली बार यार कोई आदमी आया है। अब क्या होता है कि इस एरिया का जो राजा था उसका नाम था ज़ैमुरिनी। ज़ैमुरिनी इसको समुद्री भी कहा जाता है, ज़ैमुरिन समुद्री भी इसको बोल देते हैं। अब ये भाई साहब आया, स्वागत करने आया वास्को डी गामा, करे आओ भैया, बिकॉज उसको पता लगा कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। अब देखो, भारत के साथ ऑलरेडी अरब के मर्चेंट्स व्यापार कर रहे हैं। एक नया ग्राहक मिल गया ज़ैमुरिनी को, बोला नया ग्राहक है, वहां से आए, मेरा तो फायदा और ज्यादा हो जाएगा। अब भाई साहब आया, बढ़िया ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इनको ले गए साहब। यंग पहली बार कोई गोरा आया है, उसको ले गए अपने दरबार में। बोले आओ भैया, खाओ पियो, ये चीजें करो। बोले क्या करना चाहते हो? बोले व्यापार करना चाहते। बोले व्यापार कर लो, व्यापार कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करना चाहते हो। किसका व्यापार करोगे? बोले आप मसाले का व्यापार करेंगे, अभी तो मसाले ही आप दे दो। बोले ठीक है, मसाले में क्या चाहिए? बोले काली मिर्ची चाहिए। जानता, काली मिर्ची बहुत पसंद करते हैं। जो मीट के ऊपर जब काली मिर्ची डाल के लोग पलट के खाते हैं ना मेरे यूरोप में, तो इनको मजा आ जाता है। ये बातें जानता, दिमाग वाला आदमी। इसने बोला मैं काली मिर्ची का ही व्यापार करूंगा। बोले और कुछ ले जाओगे क्या साथ में? बोले कुछ नहीं ले जाना, इस बार केवल काली मिर्ची ले जाऊंगा, केवल काली मिर्ची ले जाऊंगा। ये सिर्फ काली मिर्ची ले गया अपने साथ। अब बातचीत करी, बढ़िया गाना वाना चल रहा है, बातचीत चल रही है। अब धीरे से ज़ैमुरिनी के कान में आके क्या बोलता उसको लेगा मैं कि यार एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोले क्या रिक्वेस्ट है? आप जो अरब के व्यापारी है ना, इनसे व्यापार करना बंद कर दो। अब भाई साहब ज़ैमुरिनी बोला अरे कैसी बात कर रहे हो दादा, अभी तो आए हो, हैं अभी तो आए हो तुम यहाँ, अभी तुम आए हो, पहली बार व्यापार कर रहे हो, तुम मेरे को बोल रहे हो कि मेरा पुराना कस्टमर मैं छोड़ दूं, कैसी बात कर रहे हो? तो ज़ैमुरिनी का इसका मकसद समझ गया कि वास्तविकता में चाहते हैं क्या। ये चाहते कि पूरा व्यापार भारत के साथ यही करें, पर ठीक है क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, जो भी चीजें थी। इसने इसके बारे में बात करी। अब इसके बाद वास्को डी गामा गया वहां और भैया बहुत पैसा कमाया उसने, बहुत पैसा कमाया। और इसके बाद वास्को डी गामा 3 बार आया भारत में, याद रखना टोटल 3 बार आया था। एक बार 1498 में आया, एक बार 1501 के अंदर आया, और लास्ट टाइम 1524 के अंदर भाई साहब आए, जहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया है ना। तो इतना खा लिया इसकी कि फूड पॉइजनिंग से इसकी मृत्यु हो जाती, कुछ बोलते डायरिया से हो गई थी। कुछ खाया होगा इसने, मसाले वसाले मिल गए, बहुत खा लिया, तो यहीं पर इसकी मृत्यु भी यहीं पर हुई। तो याद रखना वास्को डी गामा की मृत्यु भी यहीं पर हुई है। आई बात समझ में? फैक्ट्रीज भी बनाए इसने, पहली कैलीकट के अंदर फैक्ट्री बनाई। ये आपके एग्जाम के में नहीं आता इतना, केवल ये चीज याद रखिएगा कि वास्को डी गामा पहली बार यहां पर आया। अब जब वास्को डी गामा पहली बार भारत के अंदर आया था, और पहली बार भारत के अंदर आया था, वो पेपर लेके गया पुर्तगाल में। अब भाई साहब लोग बड़े खुश उसको देख के, अरे हुर्रे हुर्रे आ गए आप, ये है पेपर। उसने खूब पैसा कमाया। अब खूब पैसा जब कमा लिया, तो जो दूसरे जहाज चलाने वाले हैं नेविगेटर्स, उनके भी मन में लाया कि भैया हम भी जाएंगे भारत, हम भारत काहे नहीं जा सकते, जब ये जा सकता है तो हम भी जाएंगे। भारत का रास्ता आपको पता चल गया, एक आदमी गया है ना, अब सबको पता लग जाता है। जैसे मान लो उस आदमी के साथ उसका पूरा क्रू जा रहा है, मान लो मैं वास्को डी गामा हूं, मेरे साथ राहुल सर, सौम्य मैम, सब हमारा पूरा क्रू जा रहा है। अब हम जब वापस आएंगे ना, तो कोई भी हमको बोलेगा, एक हमें से को पकड़ेगा, बोलेगा भैया अगली बार मेरे साथ चलना, जितना पैसा ये दे रहे हैं ना उससे 10 गुना पैसा दूंगा, बस रास्ता दिखा देना। मैं बोलूंगा हाँ दिखा देंगे रास्ता, क्या दिक्कत है, हमारा कौन सा नौकरी ऐसी सरकारी नौकरी है, चलो तुम्हारे साथ चल देंगे। ये चीजें यहां पर होती थी। अब ऐसे एक आदमी है, ये बड़ा खतरनाक आदमी था, इसका नाम था मिस्टर कार्बेल। देखो 1500 के अंदर ही, मतलब साहब वास्को डी गामा जब जैसे ही पहुंचा पुर्तगाल, उसके जस्ट बाद ये भी आ गया। अब इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बताता हूं। अब भाई साहब ये आ गया, ये भी आ गया, बोले हम भी व्यापार करेंगे। अभी आया अपना बहुत बड़ा जहाज लेके, हमारा जहाज बहुत बड़ा हमारा जहाज। अभी भाई साहब कार्बेल, जो पेड्रो साहब है ना, कार्बेल बोलूंगा मैं इसको, ये आते हैं भाई साहब 1500 के आसपास ये भारत के अंदर आते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही भारत के आसपास पहुंचा है, मान लो ये बंदरगाह अपना कैलीकट का यहां पर है, यहां इसका जहाज पहुंचा। जैसे ही जहाज पहुंचा, इसका जो लोकल लोग वहां के थे
उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। अटैक क्यों कर दिया? बोले ये हमारा व्यापार खत्म कर रहे हैं, बिकॉज लोकल लोगों को अरेबियंस ने भड़का दिया था, अरब के ट्रेडर्स थे, उन्होंने भड़का दिया, कह रहे इनको व्यापार करने मत दो, बेकार लोग। तो अब इसके जहाज पे अटैक कर दिया, खतरनाक अटैक करा इसके जहाज पे, बढ़िया अटैक कर दिया। अब ये भी कम कहां था, इसके पास पुर्तगाल का है ये, इसके पास बड़े बड़े जहाज है। इसने क्या करा, पहली बार आया है आदमी, और इसने पहली बार आके कैलिकट के बंदरगाह पे तोपे दाग दी, फायर कर दिया। इसने फायर नहीं किया, इसने दिमाग क्या लगाया, एक आध अरेबियन जहाज यहां खड़े थे 3-4, इनको भी नष्ट कर दिया, इन पे भी बम गिरा के इनको भी इसने गिरा दिया। अरे भाई साहब, बिल्कुल हंगामा मच गया। बोले कौन आदमी आ गया है, अरब के जहाज भी गिरा दिए, ये हो गया। अब सब ज़मरीनी को आना पड़ा, बोले क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बिल्कुल बम्बार्डमेंट कर दिया कैलिकट के ऊपर इसने। फिर ज़मरीनी भाई साहब आए, बोले भैया क्या कर रहे हो आप, व्यापार कर रहे हो कि क्या परेशान कर रहे हैं, क्या धूम मचा रहे हो यहाँ पे। बोले धूम क्या मचाया, तुम्हारे लोगों को देखो हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर इसने बातचीत करी, बोले देखो ऐसा कुछ नहीं, शांति है, आप व्यापार करने आए हो तो आप याद व्यापार करो, काहे के लिए पंचायत करते हो। तो याद रखना, ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज याद रखना। सवाल अगर आ गया ना, किसने बम्बार्डमेंट कर दिया था कैलिकट के ऊपर, तो याद रखना इसका नाम था कारगिल भाई साहब, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? हाँ जी। अब क्या हुआ देखो, कारगिल के बाद अब जो पुर्तगाल की सरकार है उनको लगा कि यार ये चीज तो अब व्यापार हम ही कर सकते हैं। पुर्तगाल की सरकार ने क्या बोला कि देखो बार बार ये जो नॉर्मल कोई भी मुंह उठा के जा रहा है ना यहाँ पे भारत से व्यापार करने, बोले ये चीज सही नहीं है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है, तो अब याद रखना, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही। अब क्या होता है, अब पुर्तगाल की सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमारी तरफ से हम भेजेंगे किसी को और वही जाएगा, और हम उसको भारत की तरफ से भारत के अंदर वो जाएगा और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, और हम उसको एक पोस्ट देंगे जिसे कहा जाएगा गवर्नर। आई बात समझ में? बोला जहाज ही हमारा होगा। पुर्तगाल सरकार ऑफिशियली उस आदमी को भेजेगी वहां पे, ऑफिशियली वो वहां पर जाएगा, भारत के राजाओं के साथ डील करेगा, और वो ऑफिशियली रहेगा, मतलब वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकार का आदमी रहेगा, और इसका पोस्ट हम देंगे गवर्नर की। तो जो पहली बार आदमी भेजा पुर्तगाल ने, नोट कर लीजिएगा, उस आदमी का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। ये नोट करना, 1505 में अल्मेड़ा को पहली बार भेजा गया। याद रखना, ये याद सवाल आता है कई बार कि पोर्चुगीज का पहला गवर्नर कौन था, पहली बार कौन पोर्चुगीज आया था, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पहला गवर्नर कौन है साहब, जिसको पुर्तगाल की सरकार ने भेजा कि भारत के अंदर आप ऑफिशियली जाओगे हमारी तरफ से, ये भाई साहब है अल्मेड़ा। अल्मेड़ा खतरनाक आदमी, दिमाग से बड़ा साइको तो नहीं है पर बड़ा गुस्से वाला आदमी। और इन्होंने क्या बोला कि सब इज द फर्स्ट गवर्नर, 3 साल के लिए गवर्नर बनाते थे। तो सवाल पहला क्या बनता है कि फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन है, दैट इज अल्मेड़ा। अब अल्मेड़ा को एक काम दिया इन्होंने, पुर्तगाल का जो राजा है ना, उसने अल्मेड़ा को 2 काम दिए। अल्मेड़ा को उसने पहला काम दिया कि देख अल्मेड़ा, तू हमारी तरफ से जा रहा है, अब तेरे को 2 काम करने। बोले कहा साहब, का 2 काम करे? बोले देखो पहला काम तो ये कि जो अरब के ट्रेडर्स है ना, इन अरब के ट्रेडर्स को कुछ भी करके तेरे को भारत में व्यापार करने से रोकना है, इसका सोल्यूशन तू दे। अब इसने बोला साहब सोल्यूशन तो मैं क्या हूं दूं, सोल्यूशन तो एक ही सोल्यूशन है कि जो अरब के ट्रेडर्स हैं इनको भारत में आने ही ना दिया जाए, कि जहां जहां से भी इनके जहाज भारत के अंदर आते हैं ना, वो सारे जहाज पे वो सारा रास्ता ही अपन बंद कर देते ना। अपने जहाज बहुत बड़े हैं, इनके जहाज बहुत छोटे, तो एक काम करते ना, जहां जहां से भी इनके जहाज आते हैं, जिस भी रास्ते से आते हैं इनके जहाज, उन सारे रास्तों को अपन बंद कर देते हैं। बोला ठीक है, फिर ये काम अब तेरा है कि जहां जहां से भी ये लोग आते हैं ना अरब के ट्रेडर्स, उन सारे जहाजों के रास्तों को तेरे को बंद करना है। बोले ठीक है साहब। बोला दूसरा काम क्या करना है? बोले दूसरा काम तुझे करना है कि भारत में जाके धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर। बोले कब्जा कैसे करूं? बोले अपने माँ के राजा के पास जा, मीठी मीठी बातें कर उससे, पैसा वैसा उसको दे, और अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना। और फैक्ट्रीज को कैसे बना? अपने फोर्ट्स बनाना शुरू कर, फोर्टिफाई करना शुरू कर, बड़ी बड़ी जो है उस पर दीवारें खड़ी कर, अपने लोगों को बंदूक के साथ खड़ा कर दे। बोले ठीक है साहब, ये भी हो जाएगा। अब इसने इसलिए क्या करा, आप देखोगे अंजाडीवा साउथ के अंदर ही, कोचीन, किलवा, किन्नौर, यहां पर इसने क्या करा, बड़ी बड़ी फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए, मतलब फैक्ट्रीज के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दी। और इसने क्या करा कि जहां से जहाज आते थे ना अरब के, इन 3 जगहों को इसने बंद कर दिया। जैसे आप देखो ये ऑर्मूज, मलक्का, ये सारे के सारे क्या है, ये इसने सारे के सारे जो एरिया है ना, जैसे गल्फ ऑफ ऑर्मूज, एडन की खाड़ी है ना, तो इसने क्या करा, ये जो 3 जगह थी आप देखोगे, मैं मैप के अंदर दिखा दूं आपको, दिख रहा है ये एडन, ये वाला एरिया, ये ऑर्मूज, यहां से इसने क्या करा, अपने बड़े बड़े जहाज खड़े कर दिए। अब क्या है कि जब अरब के जहाज यहां से आ रहे हैं तो ये उन जहाजों को भारत के अंदर आने ही नहीं दे रहा, आने ही नहीं दे रहा। ये बोले भैया नहीं आने देना। और इस पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखना, पॉलिसी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है क्या, कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसे कहा जाता है। इस पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, बाहर के आदमी को भारत के साथ व्यापार नहीं करने देना, और भारत के समुद्र पे अपन राज करेंगे।
भारत की जमीन पे राज नहीं कर सकते ना अपन, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट बी पावरफुल एट सी। समुद्र के अंदर अपनी ताकत बढ़ाओ, और ये काम किसने करा? अल्मेड़ा ने करा। तो सवाल याद रखिएगा, सवाल क्या आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? तो इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ब्लू वाटर पॉलिसी तक क्लियर हो गया कैडेट्स? अल्मेड़ा भाई साहब लेकर आए ब्लू वाटर पॉलिसी, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। ब्लू वाटर पॉलिसी समझ में आ गई? क्या करें? हाँ, गल्फ ऑफ एडन इसको क्लॉज कर दिया इसने, गल्फ ऑफ अरमूज, एडन, इनको क्लॉज कर दिया, जिससे क्या अरब के जहाज आ ही नहीं पा रहे। अब अरब के जहाज यहाँ पे आ नहीं पा रहे, अब जो जहाज आना है उसको देना पड़ेगा थोड़ा बहुत टैक्स आने के लिए। अब ये बड़ी दिक्कत होगी, तो ये किसने करा? अल्मेड़ा ने यहाँ पर करा। अब देखो ये चीज तो आसान है कि इन्होंने ये करना शुरू करा, और इनका दिमाग देखो, ये देखो पोर्चुगीज की इमेज बड़ी खराब है, ये ना पायरेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, बोले ये चोर हैं लोग, बहुत खराब काम करेंगे। क्या करेंगे अपन आगे बात करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी, इससे कितने लोग नाराज हो जाएंगे? मेरे को ये बताओ कि सर ये लोग नाराज हो गए ब्लू वाटर पॉलिसी से। बताओ कौन कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से नाराज था? सवाल सुनना ध्यान से, सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं। सवाल मेरा है साहब कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कौन नाराज हो गया? कितने लोग ब्लू वाटर पॉलिसी से नाराज थे कि यार ये क्या पॉलिसी बना दी तुमने? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। बेटा डाउट देख लूंगा, पहले पढ़ तो लो। हाँ पहले पढ़ाई करो, डाउट बाद में। डाउट चेक करो, डाउट चेक करो, 10 कमेंट कर रहे हो, जब तक ये सब भूल जाओगे तुम। हाँ जी, देखो सीधी बात है, इससे सबसे पहले नाराज होंगे अरब, अरब का राजा, अरब, हाँ अरब नाराज हो गए। दूसरा नाराज हो गया, आप सुनिएगा, गुजरात का सुल्तान। गुजरात का सुल्तान, गुजरात का सुल्तान जो है ना, गुजरात का सुल्तान अरब से बहुत व्यापार करता था। अपना जो गुजरात वाला एरिया ना, गुजरात के सुल्तान अरब के साथ, अरब के मर्चेंट से उसके बहुत बढ़िया संबंध थे। अब इसके कारण वो लोग गुजरात में भी नहीं आ पा रहे। गुजरात का सुल्तान नाराज, और जैमोरिनी भी नाराज है कि यार ये क्या बात आपने करी। अरे हमारा पुराना ग्राहक था अरब, आपने उसको, तो सब नाराज है पोर्चुगीज से। अब क्या होगा? अब सीधी बात है, एक बैटल होगी। ये बैटल याद रखना, इस बैटल का नाम एग्जाम में आ चुका है। एक बैटल होगी साहब, ये बैटल थी आपके बैटल ऑफ चौल, 1508 के अंदर बैटल होती है। इसमें एक तरफ कौन है? एक तरफ थे पोर्चुगीज की नेवी, पोर्चुगीज नेवी, और एक तरफ है यहां पर इजिप्शियन नेवी। जी अरब्स की इजिप्शियन नेवी एक तरफ है, और इजिप्शियन नेवी के साथ कौन दे रहे हैं? गुजरात की नेवी। मैंने कहा ना, गुजरात का जो सुल्तान है वो भी साहब बड़ा खफा है इनसे, बोले तुम हमारे ग्राहकों को तुम लौटा रहे हो। तो एक तरफ कौन है? एक तरफ तो है आपकी पूरी की पूरी पोर्चुगीज एम्पायर, और दूसरी तरफ कौन है? आपका गुजरात के सुल्तान और आपकी मुमलुक सुल्तान, जो इजिप्शियन नेवी। अब ये जो वॉर है, ये वॉर होता है चौल भारत के अंदर, नोट करना, मार्च 1508 में। और ये बैटल समुद्र के अंदर हुई है, और इस बैटल के अंदर पोर्चुगीज हार जाते हैं। पोर्चुगीज हारते हैं वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बैटल में अल्मेड़ा का बेटा मर जाता है। अल्मेड़ा का बेटा बड़ा है, अल्मेड़ा एजेड आदमी, अल्मेड़ा का बेटा की मौत इसके अंदर हो जाती। अब जैसी ही बात पुर्तगाल के राजा को पता लगी कि यार अल्मेड़ा तो बैटल हार गया, इसने तो भैया धूम मचा दी वहां, इसने तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, गुजरात के सुल्तान को इसने ये कर दिया, नाराज कर दिया, इसको नाराज कर दिया, और बैटल यहां पर हो गई, इसने तो बढ़िया धूम मचा के रख दिया यहाँ पे। तो गुजरात के सुल्तान के साथ बैटल होगी आपकी, ये होगी, इससे पुर्तगाल का जो किंग है ना वो नाराज हो गया अल्मेड़ा से, बोले तू वापस आ, दो भाई तेरे बस का नहीं है, वापस आ जल्दी वापस। और किसी और आदमी को भेजा, बोले तुम जाओ और तुम जाके कमांड संभालो, बिकॉज अल्मेड़ा से तो समझ नहीं रहा है, वॉर हार गया है, इसका बेटा मर गया। अल्मेड़ा ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, अल्मेड़ा को वापस बुलाने के लिए भेजते। अब जिस आदमी को भेजा उसका नाम याद रखना, वास्तविकता में ये बड़ा खतरनाक आदमी, और इसी ने कह सकते हैं कि रियल पोर्चुगीज सरकार की नींव भारत के अंदर। इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो आम खाते हो आप लोग? अल्फांसो आम इसी के नाम पे है, हाँ जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो याद रख लेना, इसको भेजा और इसको बोला कि अब तुम गवर्नर बन के वहां पर जाओ। अब एक कहानी बताता हूं, ये आता है भारत के अंदर गवर्नर बन के, ये जाता है अल्मेड़ा के पास, बोलता है अल्मेड़ा जी हमको अब चार्ज आप सौंप दीजिए, अब गवर्नर आज से हमें। अल्मेड़ा बोलता नहीं सोच रहा मैं तेरे को चार्ज। अल्मेड़ा इसको जेल में डाल देता है। जेल में पता है क्यों डालता है अल्फांसो को? अल्मेड़ा कहता है कि मैं जब तक अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, और तब तक तुझे कैद करके रखूंगा। उसके बाद एक बैटल और है जिसके बारे में एग्जाम में ज्यादा आता नहीं, एटलीस्ट इस बैटल के बारे में याद रखना, बैटल थी बैटल ऑफ दीव। दमन दीव सुना है ना, तो दीव के अंदर बैटल होती है, और इस बैटल में फाइनली अपना जो अल्मेड़ा भाई साहब है
वो अल्मेड़ा हरा देगा किसको? गुजरात की नेवी और इजिप्शियन नेवी को फाइनली हराता। और हराने के बाद फिर ये अल्मेड़ा भारत की पूरी जिम्मेदारी सौंप के जाएगा मिस्टर अल्फांसो को, और फाइनली अल्फांसो भारत के अंदर फिर पोर्चुगीज गवर्नर बनेगा। और भारत में रियल जो गवर्नर है ना, जिसने रियल शुरुआत करी, वो इसी ने करी। रियल जो आदमी है भारत के अंदर के, हाँ सब पोर्चुगीज को जो स्टैब्लिश करने वाला आदमी वो यही है, बिकॉज ये बहुत दिमाग वाला आदमी है, बहुत दिमाग वाला आदमी। अब इसके बारे में जानकारी, तो एक सवाल अगर एग्जाम के अंदर आता है कि इज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, कि भारत में पोर्चुगीज के पावर को रियल में किसने फाउंड किया, तो इसका नाम था मिस्टर अल्फांसो। नाम याद रखिएगा, सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब इसने सबसे पहले क्या करा, आप देखेंगे, इसने दिमाग लगाया। इसने बोला देखो भारत के अंदर अभी हमारे पास कोई बहुत मजबूत जगह नहीं, हमको किसी ऐसी जगह को ढूंढना है जिस जगह पर हम अपना परमानेंट बेस बना सकें, जहां का राजा कमजोर हो, और अपना एक परमानेंट बेस हम भारत के अंदर बनाएंगे। इसको दिखा गोवा। गोवा पे बीजापुर का राष्ट्र, बीजापुर याद है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे बात करी थी। इसने क्या करा, इसने बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया 1510 में, और सोचो गोवा जीत लिया। तो याद रखना, गोवा पोर्चुगीज का हेडक्वार्टर बन जाएगा कुछ समय के लिए। जो पहला एरिया पोर्चुगीज ने जीता भारत के अंदर वॉर के द्वारा, वो कौन सा है, दैट इज दी गोवा। आई बात समझ में, ये गोवा है, इसने गोवा जीत लिया। बोले भाई साहब गोवा हमने जीत लिया, बिकॉज देखो गोवा गुजरात के इधर भी है, और इसने बोला हम गोवा जीत के रखेंगे बिकॉज ये अपना इलाका है। इसलिए आप देखो आज भी आप गोवा के अंदर रहोगे, पोर्चुगीज का पूरा आपको सेटलमेंट दिखता है। गोवा गए हो कोई, कई पोर्चुगीज मिल जाएंगे गोवा के अंदर। आप देखो पोर्चुगीज की पुरानी बिल्डिंग्स मिलेगी तुमको, उनका कल्चर, जो फैनी है ना काजू की बनती है, ये गोवा के अंदर ये लोग लेके आए, बिकॉज ये अपने साथ क्या क्या लेके आ गए पोर्चुगीज, तंबाकू, अपने यहाँ नहीं था तंबाकू, तंबाकू ये अपने यहाँ पर लेकर आए, काजू कैशू नट ये अपने यहाँ पर ये लोग लेकर आए, कोकोनट की नई वैरायटी, कोकोनट अपने यहाँ था, ये नई वैरायटी लेकर आ गए। तो ये चीज याद रखना कि तंबाकू और काजू ये लेके आ गए भाई साहब अपने साथ, और गोवा में इन्होंने लोगों को बसाना शुरू करा। अब इसने क्या बोला, इसने बोला देखो यार अब मैं भारत के राजाओं को नाराज नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं कि अरब के जहाजों को भारत के अंदर आने दूंगा। पर इसने एक नया सिस्टम भारत के अंदर लागू कर दिया दूसरे जहाजों के लिए। इसने बोला कि जो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहता है उसको मेरे को देना पड़ेगा टैक्स। और इसने एक सिस्टम भारत के अंदर लागू किया जिसे कहा जाता है परमिट सिस्टम। क्या मतलब है परमिट सिस्टम का, इसको कार्टे सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो ये अपना प्यारा देश भारत है, ठीक है, ये कलकत्ता है। अब साहब यहां पर अब इधर समुद्र है अपना, ये प्यारा समुद्र है अपना, है ना, ये अरेबियन से ये है, ये अपना समुद्र इधर है। अब भारत के साथ इस एरिया में समुद्र में अगर किसी भी जहाज को आना है ना, तो यहां पर इन पोर्चुगीज को इस जहाज को टैक्स देना पड़ेगा, तभी जाके आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। ये एक परमिट या कार्टे सिस्टम। उसने क्या किया था भाई साहब, अल्मेड़ा ने तो मना ही कर दिया था कि नहीं भारत में आना ही नहीं, जहां से आना बंद करवा दिया। इसने बोला नहीं बंद मत करवाओ, इनसे पैसा कमाओ कि भारत में किसी भी कंट्री का जहाज है, अरब का है या ब्रिटेन का है, किसी भी कंट्री का जहाज में आएगा, पोर्चुगीज को इन जहाजों को टैक्स देना पड़ेगा। देखो देश अपना, टैक्स ये लोग ले रहे, ये सिस्टम लेकर आ गया अल्मेड़ा। अब देखो दिमाग वाला आदमी, इसने फिर क्या बोला, इसने माफ कीजिएगा अल्फांसो ने बोला, अब अल्फांसो ने गोवा को कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से। गोवा इसने बोला कि हमारा जो बेस, हमारा जो हेडक्वार्टर, हम इसको गोवा को बनाने वाले। इसने गोवा को अपना बेस हेडक्वार्टर सब बना लिया, बोले सब गोवा है हमारा, भैया ठीक है तरह गोवा है, सब गोवा तुम्हारा है। अब इसने क्या बोला, गोवा के अंदर इसने पोर्चुगीज को बसाना शुरू करा। इसने संदेश भेजा पुर्तगाल के अंदर, बोले जितने भी यंग लड़के हैं ना, यंग लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना, जिनकी शादी नहीं हुई है और जो शादी करने के लिए रेडी हैं, वो सब जल्दी से गोवा के अंदर आ जाओ। सब गोवा के अंदर आ गए लड़के। इसने क्या करा पता है, इसने गोवा की जो लोकल लड़कियां थी, हिंदू लड़कियां, याद रखिएगा गोवा की लोकल लड़कियां हैं, वो हिंदू लड़कियां थी, उनसे इसने क्या करवाया, इन लड़कों की शादी करवाई। बोला आप इनसे शादी करो, लोकल लड़कियों से शादी करो। कई बार ट्राइबल लड़कियां थी, उनसे भी शादी करे, बोले तुम शादी करो, कोई मतलब नहीं मेरे को, लड़की कैसी है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम केवल इन लड़कियों से शादी करो। ध्यान से मेरे बात सुनिएगा, सुनना काफी इंपॉर्टेंट है, तुम केवल इन लड़कियों से शादी करो, दैट्स इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने शादी करने के लिए उनको मजबूर किया। उसके बाद इसने क्या करा, इसने बोला कि अच्छा है फिर एक और काम करते हैं, शादी तो तुमने कर ली, अब शादी करने के बाद इसने क्या करा, इसने जितने भी मुसलमान गोवा में थे सबको मरवा दिया। क्यों मरवाया मुसलमानों को जानते हैं, इसने सारे मुसलमानों को मरवा दिया। क्यों मरवाया कोई बता सकते हैं? इसने सारे मुसलमानों को मरवा दिया। जी हाँ, गोवा के अंदर मुस्लिम का एग्जीक्यूशन करवाया इसने, क्योंकि गोवा में ज्यादातर अरब ट्रेडर्स थे मुसलमान, इसने सबको मरवा दिया। देखो दिमाग वाला आदमी, सदी को खत्म करने की कोशिश करी पर कर नहीं पाया। तो इससे याद रखना, इसने भारत में गोवा के अंदर कई सारे बड़े बड़े काम करने की कोशिश इसने करी थी। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया? इसके बारे में इतनी जानकारी यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अल्फांसो भाई साहब क्लियर हो गए? हाँ जी, पुरानी राइवरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। पोर्चुगीज ने बहुत अत्याचार करे भैया भारत पे,
याद रखिएगा, बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कैसे करना, नोट कैसे क्या करना, अरे यार तुम कैसी बात करते हो। नाम लिख लो इसका, अल्फांजो, अल्फांजो का लिख लो, अल्फांजो ने क्या किया, ऐसे माइंड में बनाओ ना। अल्फांजो लिखो, अल्फांजो ने क्या किया, गोवा जीता, एग्जीक्यूशन करवाया मुस्लिम्स का, इसने जो जो करा है इसको माइंड मैप के अंदर लिख लो, इतनी आसान चीजें तो है। रियल पावर यही था, बस ये बेसिक बातें यहाँ पर आपको लिखनी है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक चीज आपको और बताता हूं, मैं एक छोटी सी कहानी और बताता हूं। इसके बाद क्या होता है, एक पुर्तगाल का गवर्नर और आता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फांसो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सवाल अभी तक तो एनडीए ने नहीं पूछा, बट अगर पूछ ले तो भरोसा नहीं। नहीं बेटा, अबलिश करने की कोशिश करी थी डॉली, कर नहीं पाया था। सती को अबलिश करना इतना आसान नहीं, इसने करने की कोशिश करी बट कर नहीं पाया था। अब देखो, इसके बाद एक आदमी आता है, नीनो द चुन्हा, सुना है इसके बारे में, नहीं सुना है, नहीं सुना हो तो ज्यादा अच्छा। इसने 2-3 काम करे। देखो, इसने पहली चीजें करी, इसके बारे में याद रखिएगा। इसने बोला, इसने पोर्चुगीज का जो बेस था, जो हेडक्वार्टर था, वो गोवा से इसने कोचीन में शिफ्ट कर दिया। पहला काम इसने करा है कि साहब, पोर्चुगीज का जो हेडक्वार्टर है गोवा से कोची में शिफ्ट करने वाला आदमी है नीनो दी चुन्हा। बट इसको इस काम के लिए नहीं जाना जाता, इसको जिस काम के लिए जाना जाता है ना, वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपको याद है, हम जब हुमायूं के बारे में बात कर रहे थे, हुमायूं ने गुजरात के सुल्तान से लड़ाई लड़ी थी, याद आ गया? गुजरात का सुल्तान था, कुछ याद आया? बहादुर शाह। किस किस बच्चे को याद है? हुमायूं के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो याद आ गया, हुमायूं के 2 दुश्मन थे, एक कौन सा था? एक तो था साहब शेर शाह सूरी, एक था बहादुर शाह जो गुजरात का सुल्तान था, याद आ गया? अब क्या होता है कि हुमायूं ने एक बार शेर शाह, इसको गुजरात के सुल्तान को हरा दिया था, याद आ गया? याद आ गया, गुजरात के सुल्तान को हरा दिया था, इसके एरिया पे कब्जा कर लिया था। तभी जो गुजरात का सुल्तान है ना, बहादुर शाह, ये पोर्चुगीज के पास जाता है। सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये पोर्चुगीज के साथ जाता है और पोर्चुगीज से मदद मांगता है कि साहब मेरे को है ना, आप वापस से मेरा गुजरात वाला एरिया दिला दो। और मदद किसने करी? नीनो दी चुन्हा ने मदद करी थी। अब पोर्चुगीज और ये जो गुजरात का सुल्तान है बहादुर शाह, इन दोनों के बीच एक संधि साइन होती है, ट्रीटी साइन होती है। संधि, ट्रीटी समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ बसीन। बसीन एक जगह है बेटा, तो इस जगह पर ये ट्रीटी साइन करते, संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ बसीन। तो सवाल क्या आता है, ट्रीटी ऑफ बसीन किसके बीच में साइन की गई? नोट करना, कौन है? बहादुर शाह और ये भाई साहब है हमारे नीनो दी चुन्हा। और ये 1534 में संधि साइन की गई। इस ट्रीटी के तहत पता है क्या था? इस ट्रीटी में लिखा था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बताता हूं। इस ट्रीटी में लिखा था कि अगर पोर्चुगीज बहादुर शाह की मदद करेंगे तो बहादुर शाह पोर्चुगीज को दीव, दमन दीव जानते हो ना, दीव पोर्चुगीज को दे देगा ऐसे, दीव पोर्चुगीज को ऐसे ही दे देगा बहादुर शाह। ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली साइन करा बहादुर शाह ने। अब हुमायूं से बहादुर शाह की मदद करी पोर्चुगीज ने, बहादुर शाह को गुजरात दिलवा भी दिया। अब जैसे ही बहादुर शाह को गुजरात दिलवाया, बहादुर शाह पलट गया, बोले मैं तो दीव नहीं दे रहा। दीव का फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया इसने, बड़ी बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दी। अब इसने बोला कि भैया तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, गद्दारी कर बे? बोले हाँ गद्दारी कर बे। तुम गद्दारी कर रहे हो? बोले हम तो करेंगे गद्दारी, तुमसे जो होता है कर लो। अब इसने, ये बहुत खतरनाक आदमी था, इसने बोला अच्छा गद्दारी कर रहे कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर देते हैं। अब कुछ समय बीता, 1 साल बीता, और इसने क्या करा, इसने बहादुर शाह को बोला कि भैया हमारे जहाज पे बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी बातें भुलाते हैं, नए साल का नया जश्न मनाएंगे, नई पार्टी हम करते हैं, नया साल है, आप आओ हमारे जहाज पे पार्टी करते हैं। यार ठीक है, जो भी हो गया, अभी दिया दियो, नहीं दिया तुमने, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दियो दिया कोई दिक्कत नहीं, आओ पार्टी करेंगे जहाज पे। पार्टी? बोला पार्टी करेंगे, पार्टी करने का शौकीन है भाई साहब। पार्टी करी उसने, पार्टी तो क्या करी, जहाज पे बुला के बहादुर शाह के टुकड़े कर दिए इन्होंने। पोर्चुगीज है वो इतने खतरनाक, टुकड़े करके पानी में फिकवा दिया उसने। हाँ, टुकड़े करके फिकवाए हैं,
मार के टुकड़े करके पानी में फिकवा दिया और दीव को कैप्चर कर लिया इस आदमी ने। तो ये चीज याद रखना कि 1538 में दीव को कैप्चर कर लिया था और 1537 में बहादुर शाह को बुलवाया भैया और मार डाला। ये देखो इस तरह के आदमी लोग हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। थोड़े खतरनाक लोग हैं, देखो पिक्चर देखो, बड़ा शेरवेल पार के लगते हैं। पोर्चुगीज का दिमाग थोड़ा ऐसे ही था। तो ये चीजें पोर्चुगीज के बारे में याद रखिएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पोर्चुगीज क्लियर हो गए? ठीक है, पोर्चुगीज के बारे में चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया पोर्चुगीज? हाँ जी। यार मैं इसकी स्ट्रेटेजी मैं कैसे बताऊं, है ना, राज सर बता देंगे। पीटा पीट मचा दी, वाह राहुल सर वाली बात कर रहे हो, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? हाँ। सही भैया, खतरनाक लोग हैं पोर्चुगीज, तुम समझ के आ रहे हो, इनको बड़े खतरनाक से हैं, है ना। वो केस याद है कि नहीं पोर्चुगीज वाला? याद आ गया? किसको केस याद आ गया पोर्चुगीज वाला? वो गुलाम बना के भेज दिया था, याद आ गया? हाँ, फिर उन्होंने बुलाया, भैया क्या कर रहे हो, याद है? कौन किसको गुलाम बना के भेजा था, याद आ गया? पोर्चुगीज ने। हाँ, तो याद रखना इस तरह के लोग हैं पोर्चुगीज, तो बड़े खतरनाक लोग हैं। बस इनके बारे में इतनी जानकारी है, पर इन्होंने काफी गलत काम करे, जैसे गुलाम बेचना शुरू कर दिया था, बट आप सब जानते हैं। ठीक है, याद आ गया? ठीक है, आई बात समझ में? शाहजहां ने ऑर्डर दिया था ना, शाहजहां ने दिया था ऑर्डर, है ना, याद आ गया? हाँ जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखो पोर्चुगीज के बाद भारत में कौन आते हैं? पोर्चुगीज के बाद भारत में आया डच। डचेस के बारे में इतनी जानकारी, पोर्चुगीज के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में ज्यादा पढ़ता है, बाकी किसी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब पोर्चुगीज के बाद भारत में आएंगे डचेस। डच कौन है? डचेस याद रखना, डचेस का जो पहला आदमी भारत के अंदर आता है उसका नाम याद रखना, उसका नाम था हाउटमन, याद रखिएगा, कॉर्लिस डी हाउटमन। ये डचेस का पहला आदमी, इट इज द फर्स्ट डचमैन जो भारत के अंदर आएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आए? 1596 के अंदर आता है। अब इनके बारे में केवल एक जानकारी रखना है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। डचेस की जो पहली फैक्ट्री थी वो है आपकी मुसलीपट्टनम के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में। सवाल यही आता है कि डचेस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई, तो ये थी मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, 1605 में। और इनका जो पहला ट्रेडिंग पॉइंट था, ट्रेडिंग पोर्ट, फैक्ट्री नहीं साहब, ट्रेडिंग पोर्ट है, थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे हैं। देखो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का मतलब है आप पक्की बिल्कुल फैक्ट्री बना रहे हो, पक्की आपने दीवारें खड़ी कर दी, बड़े बड़े कमरे बना दिए, पक्की फैक्ट्री है। और एक है ट्रेडिंग पोर्ट, कि साहब अभी फैक्ट्री नहीं बनाई है, ट्रेडिंग पोर्ट है, बस ये हम ट्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, टेम्पररी हमने बना के रखा है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि डचेस की पहली फैक्ट्री क्या है, तो क्या थी? मुसलीपट्टनम, जिसको जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। और डचेस के पहले टेम्पररी पोर्ट के बारे में बात करें, जो कि ट्रेडिंग पोर्ट था, वो था आपका पुलिकट। बस दो चीजें इनके बारे में याद रखना, बिकॉज ये सीधे साधे लोग ज्यादा है। सीधे साधे तो क्या है, इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं भारत के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखना, है ना। इनका हेडक्वार्टर पुलिकट है, ट्रेडिंग पोर्ट वादा तो हेडक्वार्टर पुलिकट बनाया था इन्होंने। ये सवाल आ सकता है कि डचेस का हेडक्वार्टर क्या, दैट इज अ पुलिकट। पर पहली फैक्ट्री क्या है इनकी? मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी अपन जानते हैं। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मछलीपट्टनम पहली फैक्ट्री लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर आती है। पुलिकट आ गया, पहला ट्रेडिंग पोर्ट इनका आ गया। तो देखो यहीं पर ये करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब डचेस के बारे में एक चीज अगर मैं बात करूं, तो आप सब जानते हो या नहीं जानते हैं, भारत के अंदर एक राजा मार्तंड वर्मा, इनका नाम सुना है किसी ने? कोई राजा मार्तंड वर्मा के बारे में जानता है? Did anyone knew about राजा मार्तंड वर्मा? इनके बारे में पढ़ा, डचेस को मार मार के भगाया इन्होंने, भगाई दिया इनको, इतना मार मार के, मतलब सच में। ये पिक्चर देखो, मैं तुमको क्लियरली बताता हूं। वॉर है बैटल ऑफ कोलाचल, ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कोलाचल। कहां पर हुई है? ये 10 अगस्त 1741 में होती, कोलाचल के अंदर। कोलाचल कहां? केरला वाला एरिया। ये देखो दिख रहा है एरिया, कहां गया भैया? मैप के अंदर दिखा, ये देखो ये वाला एरिया है। ये त्रावणकोर रियासत कहते हैं। ये रियासत का नाम है त्रावणकोर। क्या नाम है रियासत का? त्रावणकोर डायनेस्टी। क्या नाम है रियासत का? त्रावणकोर। त्रावणकोर इस रियासत का नाम था। अब क्या है साहब, ये डचेस है ना, इनको बड़े परेशान कर रहे थे। इन्होंने मना करा कि भैया हमारे ऐसे चले जाओ, हमको तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना। पर डचेस क्या बोले? नहीं, हम तो करेंगे, हमको कोई कुछ बोल सकता है क्या? अब ये जो राजा थे ना, राजा मार्तंड वर्मा, इन्होंने इनको इतना मार मार के भगाया। तो बैटल याद रखना, बैटल ऑफ कोलाचिल, जो कि 10 अगस्त 1741 में हुई है। किसके बीच में हुई है? त्रावणकोर की रियासत और डचेस के बीच। याद रखना, मार मार के भगा दिया था। रियल पिक्चर है, देखो ये अपने भारतीय हैं सबके सब, ये राजा बैठे हैं और इसने सर झुका के माफी मांग के निकल गया था कि साहब माफ कर देना, माफ कर दो साहब, भारत के अंदर हम लोग जो है वो आ गए, हमने गलती करी, आपसे लड़ाई लड़ी। ये माफी मांग के भारत से भागे, भागना बोलते हैं ना जिसको, भागे भारत से माफी मांग के।
आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बैटल याद रखना बेटा। क्लियर हो गया? तो डचेस के बारे में केवल इतनी जानकारी याद रखिएगा, ज्यादा मत सोचना डचेस के बारे में। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो डचेस के बारे में इतनी जानकारी रखना। अब देखो कौन आ गए, पहले आ गए पोर्चुगीज। क्रम याद रखना, फर्स्ट पे कौन आ रहे? फर्स्ट पे आ गए अपने पोर्चुगीज, नंबर 1 पे पोर्चुगीज आ गए। फिर आते हैं कौन से? फिर आ गए अपने डचेस, नंबर 2 पे आएंगे। तीसरे नंबर पे कौन आएगा बताओ? तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पे आने वाले बताओ कौन आएंगे, बताओ, थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। तीसरे नंबर पर कौन आने वाला है? थोड़ा अंदाजा लगाइए, सोचिए कौन आएगा। हाँ वही आएंगे भैया, तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे तो क्या है? अंग्रेज, इंग्लिश, अंग्रेज अब आएंगे तीसरे नंबर पर। देखो अंग्रेजों के भारत में आने की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, कभी समय मिला तो बताऊंगा कि कैसे अंग्रेज स्पेन के साथ लड़ाई लड़ते हैं। अंग्रेज एलिजाबेथ प्रथम ने कैसे अपनी ही बहन को मारा था, हत्या करवाई थी। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं दोनों, वो अलग कहानी है, उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे बिकॉज तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन डायरेक्टली आएंगे कि अंग्रेज भारत के अंदर आना शुरू करते हैं। अब क्या होता है देखो सुनिएगा, जो पहला अंग्रेज भारत के अंदर आया था ना, उसका नाम था जॉन मेल्डन। इसका नाम याद रखना, क्या नाम है इसका? जॉन मेल्डन। ये पहला अंग्रेज जो भारत के अंदर आया था। उस टाइम पर भारत में अकबर था, अकबर का राज था भारत के अंदर, मुगल शासन था, अकबर भारत का राजा था, मगर मुगल सत्ता का राजा भारत में अकबर था। अब ये जब आया था ना उस टाइम पर, तो देखो अकबर के दरबार में ऑलरेडी कई सारे पोर्चुगीज रहते थे, बहुत सारे पोर्चुगीज अकबर के दरबार में रहते थे। अब क्या होता है कि ये 1599 के आसपास भारत के अंदर ही आता है और भारत से अकबर से परमिशन लेकर ही जाएगा। ये पूछेगा कि अकबर से नॉर्मली फॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा इसने अकबर के साथ, कोई संधि वंदी ऐसा नहीं, नॉर्मली पूछा कि महाराज देखिए आपके साथ तो पोर्चुगीज व्यापार कर रहे हैं, भारत के अंदर तो देखो आपने डचेस को भी व्यापार करने की परमिशन दी, हम काहे के लिए नहीं आ सकते? हमारा क्या गुनाह है? हमें भी आने दीजिए, हमें भी व्यापार करना, हम भी, हमारे बच्चे भी खाना खाएंगे, हमें भी आने दीजिए। बोले तुम भी आ जाओ। अकबर बोला आ जाओ, क्या दिक्कत है? अरे इतना क्यों रो रहे हो भाई, आ जाओ तुम भी। ये गिलगिला के बोला नहीं साहब हमको आने दो। बोले हाँ गिलगिलाना क्या भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करने आ रहे हो, आ जाओ। ये बड़ा खुश हुआ, अरे भैया परमिशन मिल गई, भागता भागता इंग्लैंड गया, भैया मैं परमिशन लेकर आ गया, परमिशन लेकर आ गया। अब इंग्लैंड तो पहुंच गया है। इंग्लैंड में उस टाइम पर शासन किसका है? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का। नोट कर लीजिएगा, क्या? एलिजाबेथ प्रथम का शासन उस टाइम पर था, 1599 की बात है। अब एलिजाबेथ प्रथम ने बोला अच्छा तुम परमिशन लेकर आ गए? बोले हाँ परमिशन लेके आ गए। बोले दिखाओ डॉक्यूमेंट। बोले डॉक्यूमेंट तो नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है परमिशन का, तुम्हारे रिकॉर्डिंग दिखा दो, कोई तुम्हारे मुंह की बात मान लेगा। बोले रिकॉर्डिंग भी नहीं मैडम, रिकॉर्डिंग कहाँ से लाया? तो हम बोले यार क्या है ये, क्या है ये? बोले देखो जो भी है मैडम यही है, पर मैं, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं परमिशन लेके आ गया। बोले चलो ठीक है तुम परमिशन लेकर आ गए। तो चीज याद रखना, जो क्वीन एलिजाबेथ बनी ना ब्रिटेन की, जब रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और उस टाइम पर भारत में अकबर का राज था। ये चीज याद रखना, दोनों को कनेक्ट करके रखना। अब क्या होता है कि ब्रिटेन की रानी ने बोला चलो ठीक है भाई तेरी बात मान लेते हैं। अब रानी साहिबा ने बोला कि चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत के साथ व्यापार करेगा कौन? तो कौन करेगा? तो एक कंपनी बनाएगी। एक कंपनी बनी, कंपनी का नाम था, सुनिएगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंडन ट्रेडिंग ऑन ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का पूरा नाम है, ये कंपनी का नाम है, ये आदमी का नाम नहीं, पूरी कंपनी का नाम है। क्या नाम है कंपनी का? देखो इतना बड़ा नाम कंपनी का। बोले क्या है कंपनी का नाम? बोले साहब गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंडन ट्रेड इन ईस्ट इंडिया। धीरे से इसका नाम रखा। बोले इतना बड़ा नाम कौन सुनेगा, इसका नाम अपन रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बोला कि भैया हमारे मर्चेंट, हमारी कंपनी का नाम है मर्चेंट एडवेंचरस। बोले हमारे जो लोग हैं व्यापारी नहीं है, हम एडवेंचरस हैं। बोले एडवेंचरस क्यों है? बोले भैया हम जहाज चलाएंगे, हमको मजा भी आता है, हम व्यापार भी करेंगे। बोले चलो ठीक है। अब ये रानी साहिबा के पास गए, बोले देखो मैडम, फिर वही हाथ पांव जोड़ना, बीवी बच्चे हैं हमारे भी, एडवेंचर तो करते रहेंगे पर बीवी बच्चे भी पालने पड़ते हैं, तो मैडम भारत के साथ व्यापार करने की हमको परमिशन दे दो, और ऐसी परमिशन दो कि भारत के साथ केवल हम ही व्यापार करें, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। बोले क्या बात करें? बोले हाँ। बोले मैडम प्लीज। मैडम बोले यार कैसी बात? बोले मैडम प्लीज, ये चीजें चल रही इनकी, वही पाँव पड़ना। मैडम बोली चलो ठीक है, रोना नहीं,
बिल्कुल है, और तुमको मैं 15 साल की परमिशन देती हूँ। याद रखना, देखो पिटीशन बिल्कुल हाथ पाथ जोड़ ली इन्होंने, मजाक नहीं करता हूं मैं, ये देखो। और इनको भारत के साथ व्यापार करने की 15 साल की परमिशन, 15 साल की मोनोपोली की, भैया भारत के साथ व्यापार केवल ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती। नोट करना, ये भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन केवल तुम कर सकते हो। जाओ कर लो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आएगा रोकने तुमको, जाओ करो व्यापार। बोले अरे खुशी होके व्यापार करेंगे, निकल गए। बढ़िया खुशी का माहौल चल रहा है, व्यापार करेंगे भारत के साथ, चलो भैया। अब सारे लोग निकल गए व्यापार करने के लिए। अब रास्ता वास्ता तो देखो इनको पता था, रास्ते की दिक्कत इनको यहां पर नहीं है। अब क्या होता है, ये चीज याद रखना, बता दिया मैंने, इस दिन कंपनी बनेगी, सारी चीजें यहां पर ईयर वियर आप ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब क्या होता है कि देखो व्यापार करने की परमिशन तो मिली, कई लोग व्यापार करने के लिए गए। जैसे आप सब जानते हो कि भाई साहब एक व्यक्ति गया था, क्या नाम था उसका, याद आ गया? हाँ जी बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे लोग यहां पर गए थे, पर देखिएगा फाइनली जो आदमी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए जाता है, कि अपना जहाज भेजेंगे। जो पहला जहाज गया था कंपनी के भारत का इंडिया में आया, तो उसका नाम रेड ड्रैगन कहा जाता है, कि रेड ड्रैगन वाज द फर्स्ट जहाज जो भारत के अंदर व्यापार करना है। अब देखो भारत के अंदर ये लोग आ तो गए, पर इनको भारत के साथ बहुत अच्छे से व्यापार करने की परमिशन नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत व्यापार कर रहे, बिकॉज मुगल दरबार में बहुत सारे पोर्चुगीज है, उनका दबदबा काफी ज्यादा है, तो भारत के साथ व्यापार करने की प्रॉपर परमिशन इनको मिल नहीं रही, और ये बड़े परेशान है। अब परमिशन कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले? अब एक प्रॉपरली एक जहाज भारत के अंदर आता है, इस जहाज का नाम था हेक्टर, सुना होगा इसके बारे में। 24 अगस्त 1608 को सूरत के तट पे जहाज आता है। तो याद रखना, सवाल ये कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियली जो पहला जहाज भारत के अंदर है, ऑफिशियली जिसका पूरा मकसद व्यापार करने का ही था, उस जहाज का नाम था हेक्टर, और ये सूरत पे उतरता है। सूरत किसका? पोर्चुगीज का बहुत बड़ा सेंटर है, पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज ने पीटापीट मचा दी यहाँ पे, हाँ लड़ाई होगी इनकी। बोले यहाँ कैसे उतरे? बोले उतरेंगे हम तो, खूब लड़ाई हुई थी इनकी। अब सूरत में फिर भी उतर जाते, ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज उतर जाता है, और जहाज का अफसर था कैप्टन हॉकिंग्स। हॉकिंग्स कुकर आता ना, ये जहाज का अफसर था। अब उस टाइम पर मुगल बादशाह जहांगीर, इसने बोला कि चलो मैं जाके जहांगीर से मिलके आता हूं, मैं लेके आऊंगा परमिशन, मैं परमिशन लेकर आऊंगा। बोले मैं जहांगीर से मिलूंगा, मैं परमिशन लेकर आऊंगा। ऑफिशियल शिप है, ऑफिशियल जहाज है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है। अब इसको पोर्चुगीज जहांगीर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, इतनी कठिनाई से 1 साल के बाद जहांगीर के पास पहुंचेगा, 1 साल के बाद पहुंचेगा। अब जहांगीर के पास से पहुंचा, बोला भैया जहांगीर इस बादशाह से बोला, बादशाह हम परमिशन चाहते हैं भारत में व्यापार करने की। और इस टाइम पर याद रखना, इस टाइम पर जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम नहीं बेटा, इस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर जो राजा है उसका नाम है किंग जेम्स फर्स्ट। ये चीज सवाल पूछा गया है, हाँ जी, जिस टाइम पर ये जहाज भारत में आया ना, उस टाइम पर किंग जेम्स फर्स्ट है भारत के अंदर। इसने इसको भेजा हॉकिंग्स को, बोला तुम मेरी तरफ से जा। इसने बहुत सारे लेटर वेटर जहांगीर के लिए भेजे, बोले जा मेरी बात करें इनसे और बातचीत करेगा। हॉकिंस किससे याद रहा? हॉकिंस का कुकर आता है, याद आ गया, हॉकिंस कुकर है साहब, और जहाज का नाम है हेक्टर। अभी जाएगा साहब, अभी उतरा भी कहां? ये दादा का दिमाग तो देखो है, कटे उतरी रही है यार, अटे उतरे जातो, उतर भी रहा कहां? सूरत में है, अटे कही है पुर्तगाली बैठे वहां, वो उतरने देंगे क्या इसको? नहीं उतरने दिया, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। अब लड़ाई झगड़ा करा, कुछ भी करे, दादा और दिमाग भी ऐसो है, समझे ही नहीं आ रहे, तो चलो ठीक है जो भी है। अभी उतरा भैया, कहां उतरा? सूरत में उतर गया। अब खूब पीटा, बहुत लड़ाई वड़ाई चल रही, बोले भैया ये है वो है। अब क्या करे, सूरत तो स्ट्रांग होल्ड है पुर्तगालीज का, फिर भी अब जहांगीर से तो मिलना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जहांगीर से हमको मिलना है, चलो मिलेंगे, कुछ भी हो जाए जहांगीर से मिलके आएंगे। अब मिला जहांगीर से, 1 साल बाद पहुंचे दादा जहांगीर से मिलने के लिए। अब जहांगीर से मिले, अब जहांगीर से मिल लिया, जहांगीर बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जहांगीर अजीब आदमी, जहांगीर के बारे में आप जानते हैं ना, जहांगीर ने इसके साथ क्या किया था। जहांगीर ने बोला कि यार ठीक है तुम तो आओ रहो यहाँ पे। अब ये भाई साहब जो है वो जहांगीर, ये जो है हमारे भाई साहब हॉकिंग साहब, इनकी एक आदत बहुत अच्छी, क्या आदत अच्छी थी याद आ गया? ये बहुत बढ़िया पर्शियन तुर्की भाषा बोलते हैं, फारसी बहुत बढ़िया बोलते हैं, फारसी बहुत अच्छा बोलता है साहब। तो जहांगीर इसको बड़ा प्रसन्न करने लग गया, बोले अरे वाह तुम तो हमारे इंग्लिश खान हो। याद आ गया, इंग्लिश खान की उपाधि दे दी इसको, सैलरी दी 30,000 की, 400 का मनसब दे दिया, शादी वादी करवा दी। ये बोले भैया मैं इसको लगा कि चलो ठीक है शादी कर लेता हूं, मैं इसको मैं मना लूंगा, धीरे धीरे कुछ भी करके इसको मना लूंगा, पर ये मना नहीं पा रहा है। और याद रखना, इसने बहुत कोशिश की कैप्टन हॉकिंग्स ने, पर ये मना नहीं पाए। याद रखिएगा, मना नहीं पाया। ट्रेड वेड कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे एग्जाम्पल की बात करें 1611 के अंदर इंग्लिश ने मुसलीपट्टनम के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। याद रखना, इनकी पहली फैक्ट्री नहीं है बेटा, फैक्ट्री नहीं बनाई है, पर ये टेम्पररी ट्रेड करना इन्होंने यहां से स्टार्ट किया है। सवाल एनडीए ने पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेम्पररी ट्रेड करना कहां से स्टार्ट किया, तो याद रखना 1611 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने टेम्पररी ट्रेड करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। अब क्या होता है, अब सुनना मेरी बात, अब क्या होता है, अब पोर्चुगीज
और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई होती है। इस बैटल के बारे में कोई बात नहीं करता, बड़ी खतरनाक बैटल थी। ये बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ स्वेली। सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं सुना है तो याद रखना, ये बैटल होती है 1612 के अंदर। बड़ी खतरनाक सी बैटल है ना। अपना अंग्रेजों का जहाज है रेड ड्रैगन, है ना, ऑसिंडर, बहुत सारे जहाज है, जहाज बाद मत याद रखना। 1612 के अंदर बैटल होती है। किसके बीच बैटल हो रही है? पोर्चुगीज के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल होती है। अब इस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर जीत गए भैया, जीत गए ब्रिटिशर्स, हाँ जीत गए। अब जब ब्रिटिशर जीते ना, तो यहां पर जो मुगल बादशाह उसको लगा कि यार ये तो खतरनाक लोग है भैया, पोर्चुगीज को हरा दिया इन्होंने, इज्जत बढ़ गई। याद रखना, वॉर के बाद इज्जत बढ़ती है, वॉर से पहले क्या? वॉर से पहले तो ये देखें व्यापारी हैं, पर पोर्चुगीज को हरा दिया उन्होंने, बहुत गंदी तरीके से हरा है, बहुत गंदी तरीके से हरा। पोर्चुगीज ने सरेंडर कर दिया, बोले भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बात से इंप्रेस हो गए मुगल बादशाह और बोला कि यार इनको परमिशन देनी पड़ेगी। क्या? इनको परमिशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखोगे कि फाइनली जो परमिशन लेकर आया था आदमी, उसका क्या नाम था? सर थॉमस रो। नाम याद है भाई साहब का? हाँ जी, बताऊंगा इनके बारे में भी। और फाइनली परमिशन मिल जाती है इनको, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली इनको परमिशन मिलती है। और जहांगीर फाइनली परमिशन देगा कि ठीक है भैया, तुमने लड़ाई जीत ली 1612 के अंदर। तो फाइनली जहांगीर इनको 1613 में परमिशन देगा। और फाइनली अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है, याद रखिएगा, वो बनेगी सूरत के अंदर। नोट करना, अंग्रेजों की पहली टेम्पररी फैक्ट्री भले मछलीपट्टनम के अंदर थी, याद आ गया ना? हाँ जी, पर अंग्रेजों की जो पहली परमानेंट फैक्ट्री है वो है सूरत के अंदर। और किसकी वजह से बनी है? ये वॉर के बाद बना पाए हैं। जहांगीर इंप्रेस की, भाई साहब हरा दिया, पोर्चुगीज हरा दी यार। मतलब जहांगीर की नजर में अंग्रेज कुछ नहीं थे उस टाइम पर। अंग्रेज बोले कुछ नहीं है, बोले नॉर्मल है, इनके कुछ लड़ना वड़ना नहीं आता, पर इन्होंने हरा दिया। हरा दिया तो देखो इज्जत बढ़ गई, बोले यार पोर्चुगीज हरा दिया तुमने, पोर्चुगीज हरा दिया तुमने, बहुत बढ़िया बात है। और इस तरीके से अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वो याद रखना 1613, अरे 1616 नहीं है बेटा, मछलीपट्टनम में 1616 में परमानेंट बना ली थी इन्होंने, ठीक है। 1611 में स्टार्ट करी थी इन्होंने बनाना, और उसके बाद परमानेंट बाद में बना ली थी। मैं परमानेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। 1611 में मछलीपट्टनम में पहली टेम्पररी फैक्ट्री बनाई, टेम्पररी को 1616 में इन्होंने परमानेंट कर लिया था। पर जो पहली परमानेंट फैक्ट्री बनाई इन्होंने वो आपकी 1613 में है सूरत के अंदर। तो चीज याद रखना, सोचो सूरत पोर्चुगीज का जो गढ़ है, वही फैक्ट्री खोल दी इन्होंने एक वॉर के बाद। इतना पावर दे दिया, मुगल बादशाह का हाथ है इनके ऊपर, पोर्चुगीज हाथ भी नहीं लगाएंगे इनको। तो ये चीज इनके बारे में थोड़ी सी याद रखिएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर हो गया। टाइमलाइन एक बार बता दूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टाइमलाइन डिस्कस कर ले। देखो 1600 के आस 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, याद रखिएगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और भारत के अंदर अंग्रेज आते हैं, ईयर याद रखना। उसके बाद 1607 के आसपास, 7-8 के आसपास ये सूरत पहुंचते हैं, ठीक है, सूरत में पहुंचे। उसके बाद 1612 में बैटल ऑफ स्वाल हो गया, और उसके बाद पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पर बनाई? सूरत के अंदर 1613 के अंदर बना ली। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई। अब क्या है, अब एक आदमी को और भेजा जाता है। इस आदमी का नाम है सर थॉमस रो। ये बहुत दिमाग वाला आदमी। 1615 के आसपास ये मुगल दरबार के अंदर जाएगा। क्या नाम है इसका आदमी का? थॉमस रो। अब थॉमस रो जो है ना, याद रखिएगा, ये बिल्कुल अंग्रेज सरकार, वही चीज है कि जो राजा है जेम्स प्रथम, वो सर थॉमस रो को भारत के अंदर भेजेगा। इसके दरबार में जहांगीर भाई साहब उस टाइम पर थे, जहांगीर के दरबार के अंदर भेजेगा। तो इसका काम था कि तू जहांगीर के साथ बातचीत कर, उसको इंप्रेस कर, कैसे भी इंप्रेस करके उससे परमिशन ले बहुत सारी। और ये आदमी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब इसका चलने का तरीका, इसके बात करने का तरीका, इसके बैठने का तरीका, हर काम को करने का तरीका, बहुत ही कल्चरल आदमी, बहुत कल्चर वाला। जहांगीर अपना पीने का शौकीन आदमी, उसने बोला ये क्या है यार, कटे सही हो, कहाँ से आ गया भाई तू, है ना, इतना कल्चरल आदमी है तू। हम तो भाई, हमारा तो कुछ भी चल रहा है और तुम इतने कल्चरल कैसे? बैठने से पहले कुर्सी खींचना मैडम करके होता है ना इन लोगों में, वो करना, ये सब कर रहा है वो आदमी। जहांगीर बोले कि आदमी बहुत इंप्रेस जहांगीर से। बोले बोले क्या चाहिए तुमको, बताओ क्या चाहिए। बोले सर आप जो दे सकते हो दे दो। बोले बता क्या चाहिए। बोले मेरे को स्पेशल परमिशन चाहिए कि मैं आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच के अंदर फैक्ट्री लगा सकूं। बोले दी परमिशन, दी परमिशन, बोल और क्या चाहिए। मतलब बड़ा इंप्रेस जहांगीर, बोले दी परमिशन। तो याद रखना सर थॉमस रो ने सबसे ज्यादा परमिशन दिलवा दी थी। बोले आगरा, अहमदाबाद, भरूच, कोई संधि वंदी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया इन्होंने, मुंह जबानी बात हो रही है। ये चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। बोले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मुंह जबानी, मुंह जबानी कि भैया हमारी जबान है, अरे बादशाह मेरी जबान है, मेरी जबान की कीमत है कि नहीं, ये चीज यहां पर है। तो याद रखना सर थॉमस रो ने सबसे ज्यादा परमिशन दिलवाई थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहां तक? प्लीज कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। हाँ जी क्लियर हो गया?
यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। भैया बहुत दिमाग वाले अंग्रेज, तुम क्या समझते हो? अब देखो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया सूरत वाली जगह पे, मतलब आप देखो इस इलाके पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हाँ भैया ये इलाका, ये वाला जो इलाका, ये वाला जो कोस्ट है, इस पे कब्जा कर लिया, सूरत वूरत में फैक्ट्री बना ली। अब इन्होंने बोला अब हम आएंगे इस साइड। इस साइड का विजयनगर वाला एरिया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, मद्रास, इस साइड पे इनको फैक्ट्री बनानी। अब क्या किया जाए? अब इस टाइम पर ये जो एरिया है ना मद्रास वाला, अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो देखो मद्रास में 1639 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। कैसे बनाई फैक्ट्री अंग्रेजों ने? सुनना, मद्रास इस साइड तो मुगल्स का राज है नहीं, मुगल्स नहीं, इधर विजयनगर साम्राज्य, इधर विजयनगर साम्राज्य। तो क्या किया जाए? तो विजयनगर साम्राज्य में उस टाइम पर राजा का नाम था, याद मत रखना, द राजा ऑफ चंदेरी। इनका भाई साहब अलग ही राजा है, बड़े अच्छे राजा हैं, है ना, अरविंदो डायनेस्टी के राजा थे। इनके बारे में इतनी जानकारी मत लेना। इन्होंने क्या करा, सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि देखो मद्रास हमको लीज पे चाहिए। लीज का मतलब क्या? हम किराए पे मद्रास लेना चाहते हैं। हम मद्रास को एक ट्रेडिंग पोर्ट की तरह यूज करेंगे, व्यापार करेंगे, और मद्रास आप हमको किराए पे दे दो, खरीद नहीं रहे किराए पे दे दो। तो याद रखना, इनसे मद्रास इन्होंने किराए पे ले लिया। किराए पे लेने के बाद शर्त यह थी कि जितना भी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और जितना भी प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा, उसका 50% प्रॉफिट इन दादाजी को, मतलब इन भाई साहब को देना पड़ेगा। आई बात समझ में? मतलब एग्जाम्पल की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान लो 50,000 रुपए कमा लिए, तो इन भाई साहब को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। सीधा 50%, सीधा 50% इनको देना पड़ेगा। ये अंग्रेजों ने बोला ठीक है ले लेना। अंग्रेजों को पता है कि भैया हम तो तुम्हारा एरिया जीतने वाले हैं, देखो कितना दिमाग लगा रहे हैं। इन्होंने दे दिया। तो याद रखना, पहली शर्त ये थी कि 50% कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है 50% आपको दे रहे ना हम, अब हमारी शर्त सुनो, हम करेंगे अपने फैक्ट्रियों का फोर्टिफिकेशन, मतलब अपनी फैक्ट्री के आसपास हम बड़ी बड़ी दीवारें बनाएंगे। बोले बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस पूरे इलाके को हम अपनी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, अपनी तरीके से इस इलाके को अपन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? उस पूरे इलाके में क्या होगा क्या नहीं होगा हम खुद डिसाइड करेंगे। बोले कर लो, मेरे को तो पैसे से मतलब है। तीसरा, उस इलाके में हम अपने खुद के कॉइन इशू करेंगे। सोचो मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन इशू किए जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपकी जो शर्तें, हम आपकी सारी शर्तें मानते हैं, पर आपको भी हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। 50% टैक्स ले रहे हैं, राजा भी खुश है, बोले 50% मिल रहा है, बाकी तुमको जो करना है करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। तो ये चीज इन्होंने करी। देखा दिमाग अंग्रेजों का, तेज दिमाग के लोग हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि साहब इन्होंने क्या करा, ये चीजें करी। और मद्रास के अंदर 1939 में अंग्रेजों ने काम करा, और मद्रास में अंग्रेजों ने क्या करा, अपना एक फोर्ट बनाया। ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज, नोट कर लीजिएगा। और यही आप देखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, ये अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बन गया मद्रास में। आई बात समझ में? आज भी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, नोट करना, ये आज भी है। अब मुसलीपट्टनम को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, बोले अब हम यहां पर हमारा हेडक्वार्टर नहीं है, बिकॉज साउथ में इनका पहला हेडक्वार्टर मुसलीपट्टनम था। बोले अब कुछ नहीं, अब हमारा हेडक्वार्टर होगा कौन सा? मद्रास। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने बना लिया। देखो दिमाग वाले लोग हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया फोर्ट बना लिया, फोर्टिफिकेशन कर दिया, अपने जहाज अपने लोग खड़े कर दिए, और 50% टैक्स देके अपना काम ये करना शुरू करते। तो सवाल क्या आता है बेटा? सवाल ये आता है कि अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब करी? तो 1539, याद रखिएगा। और मद्रास इनका हेडक्वार्टर बन गया था साउथ वाले एरिया का। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बच्चा? 1639, मैं 14 बोल देता हूं, 1639, 1639, ठीक है, इसको याद रखना। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक छोटी सी कहानी और बता देता हूं, फिर अपन खत्म करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े? चलिए, सबका लेवल एक क्या क्या लेवल एक हो गया?
रानी लक्ष्मीबाई जी अभी नहीं आएगी भाई, आगे आएगी, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, देखो अंग्रेजों का, अब इनकी किस्मत भी ठीक है यार। अब क्या होता है सुनना, है ना, छोटी सी बात है बताता हूं मैं। अब देखो ये बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही। अब इसी बीच क्या होता है कि पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच के संबंध बहुत बढ़िया हो जाते हैं। पुर्तगाल ब्रिटेन इनके रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाते हैं। कैसे रिलेशन बढ़िया होता है, पोर्चुगीज की जो रानी है, सुनिएगा, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी उसकी शादी हो जाती है ब्रिटेन के राजा से, किंग चार्ल्स सेकंड से इनकी शादी हो जाती है। किंग चार्ल्स सेकंड कौन है साहब, ये ब्रिटेन के राजकुमार है, ब्रिटेन के राजा आप ये मान सकते हैं। अब शादी हो जाती तो भाई साहब पुर्तगाल के जो लोग हैं इनको दहेज में क्या देते हैं, राजा महाराजा इनको दहेज में क्या दिया जाता है पता है, दहेज में इनको देंगे पूरा मुंबई, पूरा मुंबई, हाँ जिसको आज मुंबई अपन बोलते ना, पूरा मुंबई इनको दहेज में दे दिया, पूरा मुंबई दहेज में दे दिया। अब भाई साहब जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने बोला मैं मुंबई का क्या करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बोले मालिक मुंबई हमको दे दो। बोले मुंबई का तुम क्या करोगे, बोले व्यापार करते हैं हमको मुंबई दे दो। बोले मुंबई चाहिए तुमको, ले लो मुंबई। बोले फ्री में थोड़ी दूंगा, कुछ तो पैसा दो। बोले मालिक 10 पाउंड दे पाएंगे। अरे 10 पाउंड मतलब 1000 रुपए आज के, उस टाइम के हिसाब से आज के 1000 मान के चलो, इतना कम। बोले 10 पाउंड दे पाएंगे। बोले कितने महीने के, बोले नहीं साल भर के। मालिक बोले कैसी बात करो, फ्री में ले जाओ। बोले फ्री में ले जाना अच्छा नहीं लगता, ईमान हमारा भी है। बोले फिर भी 10 पाउंड, बोले हाँ 10 पाउंड ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा हमारी कमाई हो नहीं रही। अब इन्होंने बोला ले जाओ यार, ले जाओ। तो सोचो इनको 10 पाउंड के साल भर के किराए पे, साल भर का है 10 पाउंड, साल भर पे इनको पूरा बंबई मिल गया है। अंग्रेजों को हाथ पांव जोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड पे ले लिया। ये दिमाग है इनका। बोले दे दो मालिक, ये 10 पाउंड पे साल भर पे ले लिया बंबई। और फिर क्या करा, 1687 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया सूरत से बंबई। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर फिर बंबई शिफ्ट कर लिया, पहले सूरत था बंबई कर लिया। तो भाई दिमाग, किस्मत काफी अच्छी अंग्रेजों की, हाथ पांव जोड़ के सब करवा लेते हैं लोग, है ना। तो याद रखना ये भी चीजें, इनकी किस्मत अच्छी रही। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा बेसिक, ठीक है। अब कल आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, करेंगे, थोड़ा बहुत बचा है, ज्यादा है नहीं। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया, जितना पढ़ा वो क्लियर हो गया, जितना पढ़ा वो क्लियर हो गया, है ना। बिल्कुल सिटी हमारी थी, डाउरी में दे दिया इन्होंने। देखो भैया वो चीजें चल रही हैं यहाँ पर, डाउरी ले लिया यार 10 पाउंड, 10 पाउंड साल भर का, मतलब सोचो 1 पाउंड भी नहीं है महीने का। ऐसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं यार, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती अंग्रेजों को, है ना। कोई शर्म नहीं इनको, कोई शर्म नहीं, पैसा कमाना, बिजनेसमैन है, शर्म। अब एक चीज बताता हूं, ये अपने देश को लूट लेंगे, लूटेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश को लूट लिया था, पूरा लूट लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश को पूरा लूट लिया था। पर चीज याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में थी, इस बारे में जानते हो आप, लॉस में थी। ये पता है आपको क्यों थी, आगे बताऊंगा मैं। इन्होंने ब्रिटेन की महारानी से, एलिजाबेथ से, इन्होंने 3 बार लोन मांगा है। कितनी बार, 3 बार लोन मांगा कि मैडम लोन दे दो, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। जबकि कितना लूटा इन्होंने हमको, इतना करप्शन इस कंपनी में था ना, अभी बात करेंगे। इतना करप्शन कि भैया, इतना करप्शन तुम बिलीव कर ही नहीं सकते कि इतना करप्शन एक कंपनी में हो सकता है। मतलब दीमक की तरह खाए इन लोगों ने अपने देश को। तो आगे बात करेंगे। देखो अभी तो थोड़ी बहुत चीजें फनी चल रही है, बिकॉज ये आए हैं अभी, और तुम समझो उसके बाद ये जो करेंगे ना हमारे साथ, मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।